नर्वस हो रहे हो आप? क्योंकि मैं तो हो रहा हूँ थोड़ा। नहीं नर्वस नहीं। फर्स्ट फीमेल आर्टिस्ट हो अच्छा। आप हमारे पॉडकास्ट की। कभी कभी ऐसा होता है ना, दिल का दर्द निकल जाता है बात करने में, ज्यादा बात करे कोई और इस तरह से कोई माहौल हो तो बस उसी का डर है कि वो सब ना हो। भगवान से प्रेम होता है और भगवान से सिर्फ भगवान के लिए प्रेम है, इसलिए नहीं कि भगवान मुझे ये दे दे, भगवान अगर ये नहीं करेंगे तो मुझे नरक मिलेगा। मतलब आपकी रियलिटी और एक्सपेक्टेशन के बीच में ही हम पिस रहे हैं, ठीक है। हम चाहते कुछ है, होता कुछ है, इसके बीच में हम लोग पिस रहे हैं। तो ये रियलिटी आपको तभी पता लगेगी जब इजाद कहाँ से हुआ है ये सब सूफी? सूफी देखिए, अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो ये एक अरबिक वर्ड है, ठीक है। इसके बहुत सारे मतलब हैं। बहुत सूफ, कोई कहता है सफ़ा, प्योर, विजडम, हाँ, प्योरिटी। आजकल की जो औरतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोवाइडर मानती हैं कि हम भी कंट्रीब्यूट करें। हेलो मैम। हाय, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सो मच। कैसे हो मैम? मैं बहुत बढ़िया। एंड कैसा लग रहा है अभी आपको? इस वक्त तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत देर से हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे थे, तो अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करना और ये एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम। नर्वस हो रहे हो आप? क्योंकि मैं तो हो रहा हूँ थोड़ा। नहीं नर्वस नहीं। फर्स्ट फीमेल आर्टिस्ट हो अच्छा। आप हमारे पॉडकास्ट की। ऑनेस्टली नहीं नर्वस नहीं हो रही, बस ये है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, दिल का दर्द निकल जाता है बात करने में, ज्यादा बात करे कोई और इस तरह से कोई माहौल हो तो बस उसी का डर है कि वो सब ना हो। अभी बन भी गया था। कोई बात नहीं। तो मैम थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, सूफी के बारे में बताइए। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। मैंने अपनी शिक्षा ली है मिरांडा हाउस कॉलेज से। मेरा डॉक्टरेट है सूफी म्यूजिक में फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। आफ्टर मैरिज आई शिफ्टेड टू देहरादून में आके उससे पहले मैं जॉब कर रही थी। 2.5-3 साल मैंने जॉब किया एज अ म्यूजिक टीचर, सीनियर म्यूजिक टीचर थी मैं। एंड आई लेफ्ट दैट जॉब एंड आई केम टू देहरादून। उसी दौरान मेरा एक बैंड था जिसमें हम लोग सूफियाना परफॉर्म करते थे। उससे पहले हम लोग गाते भी थे, इंडियन आइडल वगैरह में मैंने परफॉर्म भी किया है। एक सर्टन रुझान था डिवोशन की तरफ मेरा शुरुआत से, बचपन से ही कहूँगी मैं, क्योंकि आई यूज्ड टू मेक पेंटिंग्स भी। वो बनाती थी जिसमें भगवान हो, जैसे कभी शेरावाली माता की बना दी, कभी श्री राम दरबार बना दिया। तो ये रुझान मुझे, तब तो बच्चे थे, तब क्या इतना समझ आता है, लेकिन अच्छा लगता था। वो इंट्रिकेसीज जो होती हैं, छोटा छोटा उनके गहने बनाना, मतलब एक बारीकी जो होती है वो मेरे अंदर बचपन से थी, मुझे ऐसा अब महसूस होता है। फिर धीरे धीरे हमने गाना शुरू किया, कुछ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और प्राइजेस मिलने लगे और एक पर्टिकुलर जॉनर में मिलने लगे। एक अप्रिसिएशन वहाँ पे मिली मुझे, जहाँ पे मेरी जो आवाज़ है, थोड़ा बोल्ड आवाज़ है मेरी, तो उस तरह के गानों में मुझे ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगे लोग और मुझे भी अच्छा लगता था अपने आप को उन गानों में एक्सप्रेस करना। तो वहाँ से मेरी सूफियाना जर्नी की शुरुआत हुई। और सबसे पहला जो मैंने शुरू किया था, मैं लंबी जुदाई बहुत गाती थी। इट इज़ नॉट अ सूफी कलाम, बट रेशमा जी ने गाया है। सूफी कलाम के बारे में तब कुछ पता ही नहीं था। तो मैं कहूँगी 10-12 साल पहले की बात है, जब सूफियाना बहुत ज़्यादा फेमस होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया, अपना एक बैंड शुरू किया, जिसमें हम सूफ़ी जुगलबंदी में हम लोग सूफियाना कलाम पेश करते थे। नुसरत साहब को बहुत सुना है। नुसरत साहब के साथ उनका जो रिकॉर्ड्स होते थे यूट्यूब पे, उनसे सीखा। और बहुत सारे अलग अलग सिंगर, वडाली ब्रदर्स हो गए, ज़्यादातर मेल्स को सुना क्योंकि फीमेल्स थी नहीं, फीमेल्स बहुत ज़्यादा नहीं है सूफियाना में। और आबिदा जी हैं, एक आबिदा परवीन जी। तो सूफ़ी म्यूज़िक हम गाते रहे, तो उसके अंदर एक ये चीज़ मुझे दिखती है कि उसमें एक बेफिक्री है, ठीक है। सूफ़ी क्या होता है? सूफ़ी वो इंसान होता है जिसके अंदर कोई भेदभाव की भावना नहीं होती, विच इज़ हर चीज़ के परे है वो। मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। सो शुरुआत से मेरे अंदर भी ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी कि मैंने अपने डिसीजंस खुद लेने शुरू किए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई मुझे देख के क्या कहेगा, मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं तो उसने तो पहने नहीं है, क्या पूरी पार्टी में तो कुछ और पहन के आए लोग, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। जो मुझे पहनना है मैं वो पहनूंगी। आई नेवर गेट इन्फ्लुएंस्ड विद अदर पीपल, व्हाट अदर पीपल विल से। तो ये चीज़ शुरुआत में मेरे अंदर थी। और मुझे लगता है आज की डेट में जब मैंने डॉक्टरी की, इस चीज़ में डॉक्टरेट मैंने लिया, तब मुझे पता लगा कि सूफ़ी म्यूज़िक का एसेंस ही बेफिक्री है। जब आप हर चीज़ के परे होते हो,
आपको भगवान से प्रेम होता है, और भगवान से सिर्फ भगवान के लिए प्रेम है। इसलिए नहीं कि भगवान मुझे ये दे दे, भगवान अगर ये नहीं करेंगे तो मुझे नरक मिलेगा, ये नहीं। बस भगवान है और हमें उनसे प्रेम करना है, दैट्स इट। उनके प्रेम में हमने कुछ गाना है, कुछ पेश करना है, यही एक थॉट है। और म्यूजिक के साथ भी मेरा वही रिलेशन है। मैं जब तक संगीत नहीं करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कुछ इनकम्प्लीट सा है। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग मनी, आई एम अर्निंग मनी, उससे उस नहीं है, वो चीज़ नहीं है। स्टेज पे जब आप होते हो तो आप एक अलग ही पर्सनैलिटी होते हो। स्टेज का रिहर्सल, घर पे बैठने का रिहर्सल और बैंड के साथ रिहर्सल, तीनों परफॉर्मेंसेस अलग होती हैं, क्योंकि तीनों में एनर्जी लेवल अलग होता है। जो हम इससे पहले बात कर रहे थे वो एनर्जी, जो अभी बात कर रहे हैं वो एनर्जी, और जो हम वर्चुअली इसको देखेंगे उस चीज़ की एनर्जी, तीनों अलग होंगी, राइट। तो ये एनर्जी ट्रांसफर है ना, वो समझना बहुत ज़रूरी है, जो हमें सूफी म्यूजिक बहुत अच्छे से सिखाता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मुझे टच किया सूफी, और मेरे लिए यही है एनर्जी ट्रांसफ़र, जो एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती है गा कर। जब मुझे टेंशन होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं गाना गा लेती हूँ, रियाज कर लेती हूँ, तो मुझे एक अच्छा अंदर से अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया अपने लिए। तो दैट्स इट, यही है। इजाद कहाँ से हुआ है ये सब सूफी? सूफी देखिए, अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो ये एक अरबिक वर्ड है, ठीक है। इसके बहुत सारे मतलब हैं, बहुत। सूफ कोई कहता है सफ़ा, प्योर, विजडम, हाँ प्योरिटी। विजडम तो खैर बहुत, मैं तो इसका शाब्दिक अर्थ आपको बता रही हूँ। सूफ का मतलब होता था ऊन, वूल, ठीक है, जिसके हम कपड़े पहनते हैं। तो पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था कि फ़कीर जो होते थे वो ऊनी कपड़े पहनते थे। तब ऊन ना बहुत ज़्यादा चुभने वाला होता था। आजकल तो बहुत फाइन आता है, पता ही नहीं लगता कि ऊन है। तो बहुत फाइन ऊन नहीं होता था, वो चुभता था आपके शरीर में। तो उससे उनको ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया का जो दर्द है वो उनके अंदर समा गया है। तो इसीलिए उनको सूफ पहनने वाले सूफी कहा जाता था। ओके, ठीक है। और जो लोग वही सूफी, जब उन्होंने भगवान के लिए कुछ गाना शुरू किया, कुछ लिखना शुरू किया, उनको सूफी संत का नाम दिया गया। जो सूफी गाता है वो जो आजकल जैसे हम लोग हैं, अगर मैं सूफी गाती हूँ तो मैं सूफी नहीं बन जाऊंगी। जिन्होंने लिखे हैं, जिन्होंने ओरिजिनली उस चीज़ को बनाया है, वो सूफी संत है। बाबा बुल्ले शाह है, बाबा फरीद हैं, जिनके कलाम हम गाते हैं। हज़रत अमीर खुसरो साहब है, जिनके कलाम हम लोग गाते हैं। तो वो लोग सूफी हैं। तो यहाँ से इजाद हुआ है। और बहुत सारे अलग अलग, इसका प्योरिटी भी, एक सफ़ा करके प्योरिटी भी इसका एक वर्ड है। मेरे लिए जो इसका मतलब है वो है एक विचार। ओके, सूफी मेरे लिए एक थॉट है, ठीक है। अब थॉट सबके लिए अलग अलग हो सकता है, परसेप्शन है। जैसे प्रेम है, प्रेम आप अपने माता पिता से भी करते हैं, आप अपने महबूब से भी करते हैं, आप अपनी टीचर से भी करते हैं, आप अपने बच्चे से भी करते प्रेम ही है। मगर आप अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह का प्रेम करते हैं, दैट इज़ योर परसेप्शन। हम भगवान से प्रेम करते हैं। अगर मैं आपके तरफ देखूंगी तो मुझे आपके अंदर भी एक भगवान दिखेगा, और मुझे लगेगा कि हाँ ये एक अच्छा इंसान है। मैं अच्छाई ढूंढने की कोशिश करूंगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि सब लोग सूफी म्यूजिक को क्यों सुने, क्योंकि वो इंसान के अंदर की अच्छाई को ढूंढ लेता है। बुरे तो सब लोग हैं, बुरे हम भी कहीं ना कहीं हैं, बुरे आपने भी कुछ ना कुछ तो किया ही होगा अपनी जिंदगी में, कुछ गलत, लेकिन कुछ अच्छा भी तो होगा। तो वो अच्छाई ढूंढने की ताकत रखता है सूफी म्यूजिक। ओके, तो ये सब चीजें आपको तभी रियलाइज हुई जब आपने इस पे डीप स्टडी की? ये डीप स्टडी नहीं की मैंने, इस पे मैंने कुछ स्टडी नहीं किया है। ये करने की क्रिया है। जितना आप करोगे ना इसको, जितना आप इसके अंदर डूबोगे, मैंने कभी भी पढ़ाई नहीं की इसकी। आप मुझसे पूछोगे ना ये कलाम आप पढ़ दो, मुझे याद ही नहीं है, मुझे लिरिक्स नहीं याद होते कभी भी। मैं उसके अंदर की थॉट समझ लेती हूँ कि ये इसका थॉट है। अब कोई शेर, जैसे बड़े बड़े सूफी लोग गाते हैं, शेर पढ़ देते हैं, मुझे आज तक नहीं याद हुआ कोई भी शेर। अच्छा, मुझे लिरिक्स याद नहीं होती। मैं इंडियन आइडल में बाहर ही इसलिए होती क्योंकि मेरे लिरिक्स फंबल हो गए थे 2-3 बार। जितनी बार मैं निकली हूँ बाहर तो मैं लिरिक्स की वजह से ही निकली, और मुझे नहीं याद होते अनटिल अनलेस उसमें बहुत ज़्यादा मीनिंग हो। अगर बहुत मीनिंगफुल हैं तब वो मुझे याद हो जाएंगे, और बहुत बार गाए हुए हैं तब याद हो जाएंगे, वरना मैं थॉट में खो जाती हूँ कि उसका थॉट है जो मुझे खींच के लेके जाता है। दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो कब आपको ये रियलाइज हुआ कि आपको ना सूफी म्यूजिक की तरफ ही जाना है?
देखिए मेरे घर में कोई ऐसा गाने का बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है। हालांकि मेरे नाना जी फोक सिंगर रहे हैं उत्तराखंड के, शिवचरण पांडे जी, और अल्मोड़ा की बहुत फेमस रामलीला होती है हुक्का क्लब की, तो वो उसके संचालक रहे थे, मतलब संचालक वही थे, शुरुआत उन्होंने ही की थी और लास्ट ईयर ही पास्ड अवे। तो वहाँ से मुझे लगता है वो जीन्स मुझे मिली हैं। और जहाँ तक मेरे सूफी म्यूजिक की तरफ रुझान है तो सबसे पहले मेरी आवाज़ है। आवाज ऐसी जो बोल्ड हो और जो आपको जस्टिस कर पाए। बेसिकली आप कोई गाना उठाते, अगर मैं आशा जी का गाना या लता जी का गाना उठा लूंगी तो मेरी आवाज को अच्छा ही नहीं लगेगा, ना ही मुझे मन करेगा उसको गाने का। तो सबसे पहली ये चीज आती है कि चॉइस ऑफ द सॉन्ग, जो आप गा रहे हैं उसके साथ आप जस्टिस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। पहले मैंने वो सोचा कि हाँ ये पर्टिकुलर गाने हैं जो मेरे आवाज को अच्छे लगते हैं। अब जब मैंने उनको स्टडी किया मुझे समझ आया कि सूफी म्यूजिक में तो सारे ही गाने ऐसे होते हैं जो मुझे अपने आप ही अपील करने लग गए। तो अपने आप मुझे लगता है कि वो होता है ना कि भगवान की तरफ जा रहे हो तो भगवान ही खींच रहा है फिर अपनी तरफ। अब मैं उस वापस ही नहीं जा पा रही हूँ। अगर मैं एक पॉइंट पे सोचती भी हूँ कि चलो छोड़ो यार एक जॉब कर लेते हैं, ये आर्टिस्ट वाली लाइफ तो बड़ी हेक्टिक है, मतलब इट्स अ लॉट ऑफ इमोशनल स्ट्रेस। कभी काम नहीं है, कभी काम बहुत ज़्यादा है, कभी बिल्कुल नहीं है, 7-8 महीने तक आप खाली बैठे हैं, कभी ऐसा भी हो जाता है। हालांकि आई एम नॉट द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली बट स्टिल आई वांट टू प्रोवाइड। हम बीइंग आजकल की जो औरतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोवाइडर मानती हैं कि हम भी कंट्रीब्यूट करें। और एक म्यूजिशियन की जो लाइफ होती है वो वैसी नहीं होती। तो मैं भी आज की डेट में सब कुछ छोड़कर जॉब की तरफ जा सकती हूँ, जो मैं कर चुकी हूँ। इससे पहले भी मैं 1-1.5 महीना मैंने जॉब की थी जो मैं नहीं कर पाई, और वो चीज़ मुझे खींच रही थी बार बार कि नो यू हैव टू कम बैक टू द सेम पाथ फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। तो वो चीज़ मैंने मेरे उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब से मैं उनकी शागिर्दा रही हूँ। तो वो भी सूफियाना थे, सूफ़ी संगीत वो भी मुझे सिखाते थे। हम हज़रत अमीर खुसरो साहब की ही लीनिएज से बिलोंग करते थे वो। और आज भी वो उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनका जो जितना भी उन्होंने मुझे सिखाया है वो कम ही है, मतलब कम मतलब बहुत ज़्यादा है। और वो मैं समझ नहीं पाती कि मैं इतना ज़्यादा मैं कैसे ग्रहण करूँ अपने अंदर। अगर मैं एक एक करके उनका कलाम उठाऊं तो उसमें इतना कुछ है, हर एक चीज़ के अंदर इतना कुछ, इतना स्कोप होता है कि आप समझ ही नहीं सकते कि आप इसको किस तरह से मंजिल तक पहुंचाओगे, क्योंकि कोई मंजिल है ही नहीं। देयर इज़ नो डेस्टिनेशन, देयर इज़ अ जर्नी, दैट्स इट। एक जर्नी है, सब कहते हैं ना मंजिल तक पहुंचना है, मंजिल तक पहुंचना है। कोई मंजिल नहीं है। किसने देखी है मंजिल? जो मंजिल तक पहुंच जाता है उसको भी लगता है कि अब आगे और क्या। देयर इज़ नो मंजिल। मंजिल सिर्फ फना होने में है, जब आप फना होकर ही खुदा मिलता है। इश्क की मंजिल कैसे मिलती है? इश्क की मंजिल मिलती है फना होकर, बस वो अंत मंजिल है। उससे पहले पूरा सफ़र है, जो आपको सफ़र इंजॉय करना होता है। कुछ भी आपके लाइफ में आ रहा है, इंजॉय इट। अब मंजिल की फिक्र मत करो, बस मैं वही कर रही हूँ। एंड इट इज़ लीडिंग मी, आई डोंट नो वेयर, बट आई एम गोइंग विद द फ्लो बेसिकली। की बातें बड़ी डीप है बहुत डीप स्टडी करनी होती है आपको इस पे। तो ये जो आप लिरिक्स बता रहे हो कि काफी ज्यादा थॉटफुल होते हैं ना, आप कई बारी उनमें ही खो जाते हो, क्या होते हैं वो एग्जैक्टली? देखिए मैं पॉपुलर, अगर मैं लिरिक्स की बात करूँ जो जिससे आप भी राब्ता रखेंगे, वो है जैसे छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। ठीक है, अब आपने इनको सुना, आपको क्या लगा? छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, मेरे को तो समझ ही नहीं है ना। छाप तिलक, छाप का मतलब होता है आपकी आइडेंटिटी। छाप छोड़ के जाना बोलते हैं ना जिसको, कि भैया मैं तो जाऊंगा तो छाप छोड़ के जाऊंगा। तो मैं एक आइडेंटिटी में अपनी बना के जाऊंगा। आइडेंटिटी और तिलक, तिलक होता है जो आपका जो सर पे लगता है तिलक, ये आपका एक सर सूफी संगीत में आपका अहम माना जाता है। ठीक है, सर झुकाना, सर उठाना, ठीक है, आंखें ऊपर करना, नीचे करना, ये सब एक हया होती है। जो आंखें नीचे कर दी तो हया हो गई, ऊपर कर दी तो दुआ हो गई। ठीक है, आंखें ऊपर करेंगे तो दुआ होगी, नीचे करेंगे तो हया होगी। तो ये आंखों का कमाल है जो सूफियाना संगीत में, वैसे ही आपके सर का भी कमाल है कि आपका जो हेड है वो अहम होता है। आपका हेड ऊपर करके चलता है, कहते आप ऐसे चलते हो, बड़ा अहंकारी है ना। सर ऊपर कर, सिर्फ सर ऊपर किया है, कुछ नहीं किया। सर ऊपर किया तो बहुत अहंकारी लग रहा है, ऐसे करके चल रहे हैं तो बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट है ना। तो आपका सर आपका अहम है, आप क्या हैं वो आपका हेड आपको बताता है। तो वैसे ही तिलक कहाँ लगता है? सर पे। तो छाप और तिलक मेरी आइडेंटिटी और मेरा अहम,
जिसमें जैसे मैं आज इस इंटरव्यू में आई हूँ, मैं ऐसे कपड़े पहन के आई हूँ, अरे मुझे क्या पता आप कौन हैं क्या हैं, है ना। अब क्या पता बहुत अच्छे हो, क्या पता ना हो, लेकिन मैं अपनी तरह से 100% तैयार होकर आई हूँ। जैसे मैंने आपको देखा, अरे ये तो बहुत ही हम्बल इंसान है, इससे तो इतना नॉलेजेबल है, इसके अंदर तो इतनी नॉलेज है, लेकिन इसका ये तो बिल्कुल हम्बल है। तो मैं अपना सब भूल गई। मैं वो एक माहौल से आई थी, एक आइडेंटिटी बनाकर, अरे मैं तो ये, मैं तो वो, मैं सब भूल गई जब मैंने आपको देखा। इसका मतलब ये है। तो ये भगवान से रिलेट कर रहे हैं कि जैसे मैं उससे मिला, जब वो मेरे सामने आया तो मैं अपनी आइडेंटिटी भूल गया। मतलब वो इतना मैजेस्टिक था, वो क्या था, एक रहस्य था जिसको मैं इतने टाइम से सोच रही थी कि मैं ये मुझे मिलेगा, मुझे मिल नहीं रहा था। वो अचानक से जब मेरे सामने आया तो मैं सब भूल गया कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या मांगना है। कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ, जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप भूल ही जाते हो कि आपने क्या मांगना है। मुझे तो रोना ही आ जाता है, मैं तो रोने की एक्सपर्ट हूँ। मुझे तो 2 मिनट में, जैसे मैं भगवान की, जैसे लोग कहते हैं ना आंखें बंद करके, मैं कभी आंखें बंद नहीं करती, मैं आंखों में आंखें डाल के बात, मतलब मैं हमेशा भगवान की आंखों में आंखें डालती हूँ। जो सामने जो ये कनेक्शन ऐसे आता है ना, वो किसी वैसे नहीं। अब मैं आंखें बंद करके आपसे बात करूंगी तो आपको क्या समझ आएगा? भगवान की तो आंखें खुली हैं है ना। तो अब आंखें खुली हैं तो आंखों में आंखें डाल के बात करो जो आपको बात करनी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ज्योति क्यों ना जल रही हो वहां पे, आप उसको देखिए। तभी तो आप आंखें बंद कर लेंगे तो आपको क्या दिखेगा? देखिए ना उन्होंने क्या पहना हुआ है, क्या क्या लग रहे हैं, वो क्या चीज है वो, तो देखो तो सही। आपको इतना लाइन लगाकर आप लोग आए, आंखें बंद करके भगवान करके क्या भगवान कर देना? कुछ नहीं कर देना, कुछ नहीं करते भगवान, आपने ही करना है। वो सिर्फ आपको गाइड कर देंगे, भैया जाओ। चबाना तो आपको है, चम्मच उठा के मुंह के अंदर डालना भगवान ने थोड़ी, आपको भगवान खाना दे देगा कि हाँ बेटा चल यहाँ से तेरा इंतजाम में कर देता हूँ। पकाना आपको है, डालना आपको है, चबाना आपको है, पचाना भी आपको है। उसके बाद का सारा प्रोसीजर आप ही ने करना है, भगवान ने कुछ नहीं करना उसमें। तो इसीलिए हमेशा जब भी मैं भगवान से बात करती हूँ, मैं आई टॉक टू हिम लाइक, भगवान ठीक है, सब कुछ जब बढ़िया चल रहा है, बस ख्याल रखना, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं मांगना, कोई मन्नत नहीं, कुछ नहीं। और हमारे उत्तराखंड में तो ऐसा होता है, मन्नत कहीं गलती से मांग दी और पूरी नहीं, पूरी हो भी गई, उसके बाद वापस नहीं गए, भूल गए, मान लीजिए हमने कहीं मांगी थी, वो पूरी हो गई, तो और सर पे चढ़ जाते हैं सब कुछ। तो इसीलिए मन्नत मांगना, मैं नहीं मांगती कभी मन्नत, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ इस मामले में। इसलिए भगवान सब कुछ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, भगवान हमेशा हमारे साथ ही है। 100%। हमेशा। आप केदारनाथ जाते हैं ऊपर, उनकी शीतकालीन गद्दी नीचे है ऊखीमठ में, वो भी केदारनाथ जी वहीं बैठते हैं, है ना। वो ऊपर चले जाते हैं, क्या है ऊपर? मूर्ति तो ऊपर से नीचे ही जा रही है ना, एनर्जी है उस जगह की जो आपको खींच के लेके जाती है। बस वो मूर्ति नहीं भी होगी ना वहां पे, वो मूर्ति अपने साथ एनर्जी ऊपर लेके जाती है, मूर्ति अपने साथ एनर्जी नीचे लेके आ जाती है। वो एनर्जी आप ऊखीमठ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हो मेरे हिसाब से। मैं गई हूँ, मैं ऊखीमठ गई हूँ, केदारनाथ जाने का मौका नहीं मिला मुझे, ऊखीमठ में गई हूँ। मैंने वहां पे बैठ के शिव भजन गाए हैं और ऑटम मतलब रोई भी हूँ जैसे मैंने बाबू का। तो देख कर बाबा की आंखों में जो उनकी जो मूर्ति रहती है वहां पे, जिसमें 3 सर रहते हैं, उनको देखा है, देख कर तभी तो मन में बसेंगे, बिना देखे कैसे कोई मन में आपके बस सकता है। तो छाप तिलक सब छीन ही रहे मुंह से, नैना मिलाई के, नैना मिलाने पड़ते हैं पहले आपको नैना मिलाने हैं, तभी आप सब भूलोगे। अगर नैना ही नहीं मिलाओगे तो फिर तो कहानी वहीं खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये सूफियाना संगीत में ये चीज है कि यू आर ट्रीटिंग गॉड एज योर फ्रेंड, ठीक है। भगवान को आप ऐसी इज्जत देके ये सर पे बिठा दिया आपने कि आप एक्सेसिबल ही नहीं है भगवान। जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आप कहते हैं ना कि भैया बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लोग सीखना ही छोड़ दिए हैं कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, बड़े मुश्किल, समझ ही नहीं आता। अब इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स आने लग गए हैं, इतने बड़े बड़े यूथ आइकन्स आने लग गए हैं जो इतना सिंप्लीफाई करके क्लासिकल म्यूजिक को बताते हैं, तो लोग अब सीखना शुरू कर रहे हैं। वैसे ही भगवान को लोगों ने ऐसा ऊपर उठा दिया, भगवान को अपने दोस्त की तरह समझिए। जैसे बाल गोपाल लेके जाते हैं ना लोग, बच्चे की तरह समझते हैं, वैसे समझना बहुत जरूरी है आज की डेट में। और मैं तो ऐसे ही है, मेरा तो वही है, पूजा पाठ ज़्यादा, मैं बहुत रिचुअलिस्टिक नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मैं रीजन उसके अंदर नहीं जाती, रिलीजन के अंदर कि भैया डेली पूजा पाठ करनी, ऐसा कुछ नहीं है। अपना काम अच्छे से करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। सूफी यही होते हैं। अगर आप अपने आध्यात्मिक जीवन को हटा दें और गृहस्थ की बात करें और सूफियाना की बात करें उसमें, तो गृहस्थ आश्रम में सूफी लोग वो हुए जो अपना काम में भक्ति ढूंढते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी बुरी चीज अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, ठीक है। बुरा थॉट किसी के बारे में,
क्योंकि हमें पता है कि गोल है दुनिया, यहाँ से अगर हमने बुरा सोचा तो यहाँ पे हमें बुरी लात पड़ेगी वापस आके। तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि बेटा वापस आएगा, और वो आता है वापस, इसी जन्म में आता है, कुछ नरक वरक कुछ नहीं, यहीं आता है वापस। 4 साल बाद आएगा, 40 साल बाद आएगा, तुम पे नहीं आएगा, तुम्हारे बच्चों पे आएगा, लेकिन वापस आएगा। तो इसीलिए बी गुड और अच्छे से रहो, अच्छे से करो, यू आर अ सूफी। ये है। आप स्पिरिचुअलिटी में हो? नहीं हूँ, मगर मुझे मेरी बातें सुन के लोगों को लगता है कि भैया ये तो काउंसलिंग टाइप की, मतलब मेरे पास स्टूडेंट्स ही ऐसे आते हैं। कोरोना में मेरे पास इतने स्टूडेंट्स आए थे कि भाई हम बहुत डिप्रेस्ड हैं, हमें म्यूजिक सीखना है आपसे। तो मेरे पास ज़्यादातर उनको बहुत शांति मिलती है मुझसे बात करके। जब मैं स्कूल में भी थी तो टीचर्स मेरे पास आ जाती थी अपनी दुखड़ा लेकर। मैंने कहा क्यों मेरे पास, क्यों? कहते पता नहीं मैम, आप मन करता है आपको सब बता दो। एक विश्वास होता है आपके ऊपर कि आप आगे किसी को नहीं बता, मतलब गॉसिप नहीं करोगे, हम आपको बताना चाहते हैं कि हाँ ये हुआ है, ये हुआ है। मैं सुना, आई एम अ गुड लिसनर एक्चुअली, आई थिंक सो, कि मैं सुनती बहुत अच्छा हूँ, मैं बोलती ज्यादा नहीं हूँ। आजकल सुनते नहीं है ना लोग, है ना? आप अभी सुन रहे हैं कि अभी आपका काम ही सुनने का है और मेरा बोलने का है। लेकिन जहाँ जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो वहां पर मैं बहुत सुनती हूँ। सामने वाले को देखना पहले जरूरी है। मेरा हर बच्चे के, अगर मेरे आज के डेट में 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 का कुछ अलग अलग ही चल रहा है। किसी का एक करिकुलम नहीं चल रहा है। कोई मुझे कहता है ना कि मैम सिलेबस दे दो, आई डोंट हैव अ सिलेबस। करना है करो, नहीं करना बाय बाय। मेरा कोई सिलेबस नहीं है, मैं मूड के हिसाब से काम करती हूँ। आज मेरा मूड है, मैं गाना कराऊंगी, अगले दिन मेरा मूड है, मैं उस गाने के अंदर का आलाप करवा दूंगी तुम्हें। और बच्चे इंजॉय करते हैं। बच्चे क्या बड़े हैं मेरे पास ज़्यादा, अबव 30 अबव 40 है मेरे पास। दे इंजॉय अ लॉट, उनको अच्छा लगता है। दे डोंट वांट अ सिलेबस। मैं मूड के हिसाब से गो विद द फ्लो, और वैसे ही मुझे लोग भी मिलते हैं और बढ़िया चल रहा है। कोई ओपिनियन है आपका सूफी को कंपेयर कर सकते, किसी और के संग कंपेयर नहीं कर सकते, बट कोई ओपिनियन है जो आजकल का यूथ म्यूजिक सुनता है उसके ऊपर? देखिए, जिससे आपको इत्मीनान मिले, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले, कोई भी तरह का संगीत हो, ठीक है, जो आप सुख में भी सुन सको, दुख में भी सुन सको, विरह में भी सुन सको, विरह मतलब जुदाई, ठीक है, उसमें भी आप सुन सको, आप बहुत ज्यादा अचीवमेंट है उसमें भी आप सुन सको, वो आपके लिए बेस्ट है। मैं सूफी म्यूजिक सुख में भी सुन सकती हूँ, दुख में भी सुन सकती हूँ, विदाई में भी सुन सकती हूँ, हर चीज में सुन सकती हूँ। तो वो मेरे लिए एक, अब अगर कोई रॉक म्यूजिक है, रॉक म्यूजिक कोई अगर सुख में भी दुख में भी हर सिचुएशन में सुन सकता है, दैट इज हिज म्यूजिक। और हर म्यूजिक, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। सितार और सरोद का कोई कंपैरिजन नहीं है। सितार अपने आप में एक अलग उम्दा इंस्ट्रूमेंट है, सरोद अपने आप में, दोनों करते म्यूजिक ही हैं। गाएंगे, बजेगा एक ही रागी, मगर दोनों का फील अलग है। वैसे ही सेम आप रॉक करिए, आप इंडियन क्लासिकल करिए, आप कोई पॉप म्यूजिक कर लीजिए, जैज कर लीजिए, जिसको जिसमें सुकून मिले। भगवान इतने 36,000 कोटि के बोलते हैं ना कि इतने सारे भगवानों में ऑप्शन है, तो म्यूजिक में तो फिर भी कम है। हमें इतने ऑप्शंस दिए गए हैं और कलयुग चल रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस तरफ अपना रुझान करें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। बहुत ज़रूरी है, वरना ये कलयुग हमें अपनी मैं इन सब चीज़ों पर बिलीव करती हूँ। ये जो कलयुग चल रहा है और ये सब चल रहा है, मुझे लगता है कि यस, आई एम कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। मैं उससे हूँ कनेक्टेड। और मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे साथ हमेशा अच्छा नहीं होता है। मेरे साथ अच्छा होता है, बुरा होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है। आई स्टे बैलेंस्ड। ठीक है, जब अच्छा होने लग जाता है ना, तो आप चढ़ जाते हो। बुरा होने लगता है तो उतर जाते हो और मोरल डाउन हो जाता है। मेरे साथ एक चीज अच्छी होगी, दूसरी बुरी होगी, मुझे पता होता है। आज अगर पॉडकास्ट अच्छा हो, कल मेरा कुछ और होगा तो वो पक्का झोला जाएगा, मुझे मालूम है। तो ये मैं माइंड में लेके चलती हूँ। मेरा इस कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया, अगली बार अगला वाला शो मेरा कुछ गड़बड़ जाने वाला है बेटा, पर अच्छे से तैयारी करो। मैं दिमाग में लेके चलती हूँ। जिसकी वजह से कोई इंसिडेंट जिस वजह से आप अपने स्टैट्स इतने एक्यूरेट बता रहे हो? इंसिडेंट ही तो है। आई एम राइट नाउ, आई एम 38 years old, ठीक है, तो मैं गा रही हूँ, मान लीजिए 19-20 साल की उम्र से मैं स्टेज परफॉर्मेंस कर रही हूँ। और ये मैंने तब से एक्सपीरियंस किया है। अपने आप को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, रादर देन दूसरों को करना। आजकल लोग दूसरों पे टाइम बहुत इन्वेस्ट करते हैं, अपने आप पे नहीं करते। अब मुझे लगता है कि मैंने अपने आप पे किया है। मैंने अपना पैटर्न समझा। पहले तो मेरा क्या चल रहा है यार, मैं दूसरों को क्या देखूं, पहले देखो तो सही मैं किस दिशा में जा रही हूँ, मेरा सक्सेस का क्या पैटर्न है, मुझे कब सक्सेस मिल रही है और कब नहीं मिल रही है।
तो जब नहीं मिल रही है तब मैंने ऐसा क्या किया कि नहीं मिली, और जब मिल रही है तब मैंने ऐसा क्या किया जो मिली। अगर मैं रियाज करती हूँ आज की डेट में कि मैं बच्चों को भी यही बताती हूँ, आप अपना पैटर्न समझो। आज की डेट में अगर मैंने सा लगाया, मेरा एक दिन लगा, अगले दिन सा ऐसा हो गया। अब मैं ये सोचती हूँ कल मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरा बिल्कुल ठीक सा लगा था और आज क्यों नहीं लगा। तो वो तभी लगेगा जब आप ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को कि आपने पहले कैसा किया। ऐसे हवा में नहीं करना होता सब कुछ, आप दिमाग लगाइए, हर चीज के ऊपर अपना दिमाग लगाइए, अपनी सोच लगाइए। अगर अब मैंने सोचा सा, अभी सेकंड टाइम मैंने सा नहीं किया, ये शायद ये प्रॉब्लम होगी मेरी। अब मैंने इसको ऐसे कर लिया, आई फाउंड अ सोल्यूशन। मैंने अपने पढ़ाई से ज्यादा अपने दिमाग से ज्यादा चीजें अचीव की है, टचवुड। ठीक है, सोच के समझ के कि हाँ ये कैसे है। ऑब्जर्वर हो मतलब। हाँ, ऑब्जर्व, इंसान को समझना, सामने कैसा इंसान बैठा है मेरे सामने, उसको क्या चाहिए। अब किसी शो में अगर हम कोई गाना गाने जाते हैं, हमारी कोई सेट लिस्ट होती है, ठीक है, 20-25 गानों की लिस्ट है, भाई ये गाएंगे, बैंड को दे दिया है। अब अभी मैंने रिसेंटली शो किया था, मैं रिसेंट शो के बारे में बताती हूँ। कानपुर में था मेरा शो। अब कानपुर में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनका जन्म दिवस था, लेकिन वो एक्सपायर हो गए थे लास्ट ईयर। तो उनको सूफी म्यूजिक बहुत पसंद था, तो इसीलिए उनकी याद में उनके जन्म दिवस पर सूफी संगीत का प्रोग्राम रखा था और मुझे बुलाया था। तो मैं वहाँ गाने के लिए गई। तब तक मेरे को आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को समझ नहीं आए कि पहला गाना कौन सा होगा। मुझे 15-20 दिन से मैं सोची थी पहला गाना कौन सा होगा। पहला गाना हैज टू बी वेरी इफेक्टिव, जो आपकी पर्सनैलिटी दिखा दे कि ये है। तो पहला गाना कौन सा होगा, पहला गाना कौन सा होगा, ये मैं 15-20 दिन से सोच रही थी। फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया पहला गाना ये होगा। चलो ये फला फला गाना है, बैंड को बता दिया कि भाई ये गाना है। अब मैं यहाँ से, मैंने दिल्ली से ट्रेन ली थी कानपुर की। रास्ते भर मेरे को सेटिस्फाइड नहीं थी मैं पहले गाने से। सोचती गई कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन सुबह रियाज करते करते यार ये वाला होना चाहिए। वहाँ की वाइब देखी मैंने, क्योंकि हम लोग एक रात पहले पहुंच गए थे। लोगों से मिली वहाँ पे, जो करवा रहे थे उनसे बातचीत हुई। तब समझ आया कि पहला गाना तो ये होना चाहिए, विरह का गाना पहला होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो उनको दुख ये है कि वो हमसे दूर चले गए। He was the head of the institution. वो हमसे दूर चले गए। हम लोग सेलिब्रेशन लेके जा रहे थे कि बर्थडे चलो भाई सेलिब्रेट करेंगे, वैसी गाने रखते हैं, वैसी गाने रखते हैं। लेकिन पहली फीलिंग क्या थी जब वो गए, विरह की फीलिंग थी। He went away. उसके बाद जाकर, क्योंकि मैंने वो गाना गाया था, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माइया मैनू याद आवंदा, पता नहीं आपको पता होगा, मास्टर सलीम का है, बहुत पुराना पंजाबी फोक है। तो छोटी छोटी बातों में हमें उनकी याद आ रही है। ठीक है, सुन चरखे दी, चरखे का जो आवाज चलती है जब चरखा घूमता है, उसकी आवाज में मुझे उसकी याद आ रही है। तो ऐसे ही होता है ना, जब कोई जाता है हमारी लाइफ से तो छोटी छोटी चीजों में आ रही, अगर वो इस टाइम पे होते तो ये कहते, वो इस टाइम पे होते तो ये करते। तो ये छोटी छोटी चीजों में उनकी याद आती है। तब मैंने रियलाइज किया कि ये गाना मुझे गाना चाहिए, एंड दैट वाज अ हिट। और सबको अपील किया, हालांकि वो बर्थडे सेलिब्रेशन था और वो बहुत ही मेलो गाना है, एक तरह से दुखी गाना है, लेकिन फिर भी सबको बहुत अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा कि आई डिड जस्टिस। और ये ऐसा मैंने पहली बार नहीं किया, मैंने बहुत बार ऐसा किया है कि वहां जाकर कुछ ऐसा इंट्रो वहीं जाके बनाया है। आई नेवर प्रिपेयर माई सेल्फ। आपसे आने के बाद भी मैंने आपसे पूछा था कोई क्वेश्चन है तो दे दीजिए, है ना, वो भी मेरे मतलब आपने दिया नहीं था, बात अलग है। मैंने भी फोर्स नहीं किया, मैंने क्या करना है क्वेश्चन है, छोड़ो वहीं जाके देखेंगे, है ना। तो ये मैं प्रिपेयर करके वैसे भी नहीं जाती। अब मुझे दे भी देते तो फिर मैं देखती नहीं उसको, लेकिन एक फॉर्मेलिटी होती है ना कि आप सोचो कि भाई इन्होंने तो मांगा ही नहीं, कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट लगता है, तो इसीलिए मैंने मांग लिया कि भैया दे दो, इतना नहीं है आप दे दो। लेकिन मुझे मिला नहीं, खैर कोई बात नहीं, वो कोई इशू नहीं है। तो ये चीज है, अभी आई नेवर प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर एनीथिंग। स्पीकिंग स्पेशली, बोलने में तो मैं कभी प्रिपेयर नहीं करती अपने आप को। जो है वो निकलेगा, आंसू निकले, कुछ भी निकले, कुछ तो निकले। निकलना बहुत जरूरी है ना बाहर चीजें। तो छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाइके का मतलब यही है कि आप अपना सब कुछ भूल जाते हैं। जब भी आपको सब कुछ भूलना ही है, शून्य हो जाना है, बिल्कुल शून्य होंगे तभी जाकर कोई भरेगा आपके अंदर। और भरे बैठे होंगे तो और क्या भरेगा कोई। मैं आपके सामने जाऊंगी, मैं बिल्कुल शून्य की तरह बैठूंगी। इफ आई एम हियर टू लर्न, आई एम नॉट हियर टू लर्न राइट नाउ, है ना। तो अभी मैं थोड़ी थोड़ी खाली हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी मैं कुछ सीखने जाऊंगी तो मैं बिल्कुल खाली होके जाऊंगी कि मुझे कुछ नहीं आता। ये ओके। तो
तो आपकी लाइफ में म्यूजिक किस तरीके से रोल प्ले करता है? मेरी लाइफ नहीं है, मेरा म्यूजिक ही है। म्यूजिक ही मुझे सिर्फ गाना है। मैं गाने से मुझे कुछ मिले ये नहीं है मेरे अंदर कि मुझे सिर्फ देना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव फर्स्ट। हम लोग चाहते पहले हैं हमें मिल जाए। अरे मैंने ये कितने कपड़े दान कर दिए तो मुझे क्या मिला उसका, मेरा तो नाम ही नहीं आया कहीं, है ना। तो आजकल तो ये बहुत ट्रेंड है, कुछ पंखा भी दान कर देंगे, पंखे का वो एक पंखा का एक वो भी दान कर देंगे तो भी उस पर नाम लिखा होगा फला ने दिया है। तो मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है। मतलब मैं संगीत को संगीत के लिए करती हूँ, और अगर मैं नहीं करती हूँ तो मैं डिप्रेस हो जाती हूँ। मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि क्या नहीं हो रहा है। उसके लिए मुझे स्टेज नहीं चाहिए, उसके लिए मुझे सिर्फ तानपुरा चाहिए और अपना रियाज चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है, एक रूटीन चलता रहे ना रियाज का। आई एम बैलेंस्ड। ओके। और जहाँ छूटता है वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, या फैमिली में कुछ मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, या बच्चे के ऊपर निकलता है, कुछ निकलता है। इसलिए आई फाइंड टाइम 1 घंटा जरूरी है। दृढ़ निश्चय होना अपने अंदर बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप अपना, मेरे ख्याल से आगे ये सवाल पूछेंगे आप कि किस तरह से आप यूथ को इस तरफ जाने के लिए आप बोलेंगे, तो मैं ये बोलूँगी दृढ़ निश्चय बहुत ज़रूरी है। पहले आपके अंदर तो वो कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए कि आप पेरेंट्स को कन्विंस तो कर सको कि मुझे ये करना है, क्योंकि इसमें बहुत अनसर्टेनिटी है। पैसा बहुत है लेकिन उससे पहले बिल्कुल कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा होता था, मेरे हस्बैंड हैं मेरे साथ, ही इज़ बहुत अच्छा, उनका करियर है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फैमिली बहुत वेल टू डू है, ऐसा नहीं है, बट मैं नहीं हूँ। मुझे ऐसा चाहिए, मैं अब की डेट में मैं हूँ, लेकिन ऐसा टाइम था जब नहीं थी। व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल आई यूज्ड टू हैव 1000-1500 रुपीज, ठीक है, और तब मैं भूल जाती थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं भूल जाती हूँ कि टीवी भी तो है, क्या करूँ, अरे टीवी भी तो है, टीवी देख लेती हूँ। वैसे ही तब अरे मेरे हस्बैंड भी तो है, उनसे भी तो मांग सकती हूँ। मैं भूल जाती हूँ कि अरे अब कहाँ से पैसे लेकर आऊँ, कहाँ से कमाऊँ, क्या करूँ, ऐसा हो जाता है मेरे अंदर, हो जाता था पहले। शुरू की बात करूँ जब आई वाज स्ट्रगलिंग। अब तो आई हैव अ स्टेटस है और लोग जानते हैं, प्रोग्राम्स हैं, सब कुछ है, अब कोई इशू नहीं है। मैं शुरुआत की बात बता रही हूँ कि ऐसा भी मेरे अंदर होता था कि पैसे ही नहीं है, कैसे करूँ, कैसे होगा, जैसे मैं अकेली हूँ घर में, कोई और कमाता ही नहीं है। अच्छा। तो ये फीलिंग मेरे अंदर शुरुआत से, पता नहीं क्यों है ये फीलिंग, एक इंडिपेंडेंट होने की बहुत फीलिंग, कि मैं शुरू से इंडिपेंडेंट रही हूँ। मुझे बहुत पैसे जो हैं मुझे ऐसे ही मिल जाते थे, भगवान हुए ना ऊपर से। कभी कहीं कॉयर होता था, यूनिवर्सिटी कॉयर, वहां से, तब तो छोटे होते थे, 500, 550, 600 रुपये मिल गए, भैया अपना तो निकल गया। कैंटीन का खर्चा, आने जाने का पास होता था, आने जाने का पास है, फ्री है, और कैंटीन का खर्चा निकल गया, तब खर्चा निकल गया। कभी रिकॉर्डिंग हो गई, भैया पूरे एल्बम की रिकॉर्डिंग हो गई, 10-15 गाने, 15-20 हज़ार रुपये ऐसे आ गए। क्या खर्चे होते थे तब कुछ नहीं होते थे। फिर उसके बाद मुझे सपोर्ट यही हुआ कि मुझे तब पता लगा कि भाई भगवान है, भगवान मेरे साथ है। हस्बैंड तो है ही, वो तो कर देंगे, वो तो दे ही देंगे, मगर मुझे लेना ही नहीं है। जब आप लेने की आदत डाल दोगे ना तो फिर आप बहुत कंफर्ट जोन में आ जाओगे। मैंने अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं रखा, मैं भूल गई कि है मेरे पास एक कंफर्ट जोन, घर है, पति है, वो दे सकता है मुझे। बहुत जब एकदम लाचारी सी हो गई तब मैं मांगती थी, यार 1000 रुपये दे दो यार। तब ऐसा कि तो 1000 ही चाहिए तुम्हें, तब ऐसा होता था कि तब मांगती थी मैं। क्यों, क्या हो गया। तो ये सीन था। आई नेवर आस्क फॉर एनीथिंग। मुझे खुद लेना, मुझे आईफोन ले लो, नहीं मुझे नहीं लेना, लेकिन है मेरे दिमाग में कि जब पैसे मेरे पास आएंगे बहुत ज़्यादा, कि जब मैं ले सकूँ, चाहे ये ले फटाक, मेरे 16 या 17 मिले, तब मैं लूँगी। अभी ठीक है, अभी ले लेते हैं, कोई भी फ़ोन ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। ज़रूरत के लिए वो है, शौक के लिए मैं हूँ। अपने शौक मुझे अपने आप पूरे करने हैं, ज़रूरत ना कर पाऊँ तो। मेरा पर्पज़ ये है शुरुआत से। तो ये मैं हर एक इनफैक्ट वुमेन को बताना चाहूँगी जो आजकल जो काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मैंने अपना पैशन फॉलो किया, पैशन फॉलो करने में बहुत ज़्यादा आपको कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक है। एक बीइंग अ वुमन और एक फीमेल होने के नाते बहुत ज़्यादा आपको अनसर्टेनिटीज़ तो आपकी लाइफ में होंगी। आपको ऑप्शंस बहुत मिलते जाएंगे कंफर्ट जोन में जाने के, है ना, बहुत ऑप्शन मिलेंगे। एक आदमी को ऑप्शन नहीं होते बेचारे के पास, उसने कमाना ही है, उसकी कंडीशनिंग ऐसी है। औरत के पास बहुत ऑप्शन होते हैं। बचपन से हमें कमाना कम सिखाया जाता है, मगर दूसरे घर में जाकर आटा कैसे गूंदोगी ये ज्यादा सिखाया जाएगा, है ना। ये चीज मेरे घर में मम्मी कहती थी, वो तो सबको कहती हैं, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा सपोर्ट बहुत किया। जैसे इंडियन आइडल आ गया, चलो चलो जाओ इंडियन आइडल का रजिस्ट्रेशन करो, मुझे नहीं पसंद था,
टीवी पे आना, ये आगे आगे जाके फोटो खिंचाना। मैं कहा यार हम बनेंगे कभी, लोग हमारी फोटो खींचेंगे, हम क्यों खींचे किसी की फोटो। मैं कभी भी मेरे पास किसी का ऑटोग्राफ नहीं है आज के डेट में, ना सोनू निगम का ऑटोग्राफ है, हालांकि मैं उनको मानती बहुत हूँ। अभी हमने कुछ प्रोग्राम एक था जिनमें उन्होंने गाना था, लेकिन वो लेट हो गए थे, तो आई गॉट द स्टेज बिफोर हिम। ओके। तो जस्ट बिफोर हिम मैंने आधा पौना घंटा क्राउड के सामने गाया, और वो मेरे लिए एक बहुत ही ब्लेस्ड मोमेंट था, क्योंकि ही इज अ लेजेंड। मगर मेरा कभी मन नहीं किया कि मैं उनका ऑटोग्राफ लूं। मैं उनके साथ बैठ के बात कर सकती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनके वो देखना, रियाज के जो भेजते हैं, मैं आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। मगर मेरे अंदर कभी ऑटोग्राफ लेने की अंदर से वो नहीं आई। और मेरे घर में ये था कि जाओ आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, दिखो दिखो दिखो। मुझे दिखने के बैक स्टेज, ठीक है, ओके, चल जाएगा, मुझे कोई ऐसा बहुत लाइमलाइट नहीं चाहिए। तो वो चीज़ मेरी मम्मी ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार ज़िंदगी भर रहूँगी। और पापा ने हमेशा, पापा मेरे साथ जाते थे, कोई भी कंपटीशन होता था। देखिए पैसे दे देना बहुत आसान होता है, मगर अपना वक्त देना बहुत मुश्किल होता है। आज की डेट में आप घर के लिए, मम्मी ये लो पैसे ले लो, पर्दे ले आना, मम्मी जाएंगी मार्केट में, जाएंगी 10 दुकानों में देखेंगी पर्दे, अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे, फिर अगले दिन जाएंगी किसी और पैसे तो आपने दे दिए, वो तो 2 मिनट का काम भी नहीं है, लेकिन जो ये पीछे का जो चल रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे पापा ने किया, अपना वक्त दिया मुझको। खाली ये नहीं था कि जाओ ये लो पैसे, जाओ अपने आप ऑटो पकड़ो और जाओ अपने आप दे दो, ऐसा नहीं था। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं एक ऑडिशन से दूसरा ऑडिशन में चली गई, मैं फोन कर रही हूँ, अरे मेरा सिलेक्शन हो गया सारेगामा में, आ जाओ, प्रगति मैदान में शूट चल रहा है, और बैठे हैं सब, इस्माइल दरबार, वो आदेश श्रीवास्तव और ये सब लोग बैठे हुए हैं, मुझे गाना गाना है। ऐसा भी हुआ है, इतना कैजुअल हुआ है ना, मैंने कभी इतना सीरियस, इतना कैजुअल था कि इनके, मैंने कहा गाना तो गाना है, गाना है तो अब गाना है। जब अभी दूरदर्शन में चले जाते थे हम, वहाँ पे शूट हो रहा है, बहुत कैजुअली मैंने, बहुत, अब लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने इतने कैजुअली कर ली। और आजकल तो लोग जरा सा एक पैर भी उठाते तो उतनी रील निकाल देते कि पूछो। और वो तो हमने क्या क्या कर दिया, और किसी को भनक तक नहीं हुई, माँ बाप तक को भनक नहीं हुई कि ये वहाँ से वहाँ कैसे चली गई, ये तो कहीं और गई थी, उसने ऑडिशन वहाँ भी दे दिया, लाइन में लग कर, और वो फाइनल ऑडिशन में भी सिलेक्शन हो गया, बॉम्बे जा रहे, क्या हुआ कुछ नहीं पता लगा। तो ये सब चीजें मैंने बहुत कैजुअली कर ली, इसीलिए शायद सर पे नहीं चढ़ी। ठीक है, ये कर चुकी मैं सब कुछ। और अब जो मैं रियलिटी शोज देखती हूँ, अब कुछ नहीं है, नथिंग इज रियल इन देम। और अब तो क्या ही बोलूँ मैं, हमें तो क्या क्या पता है लेकिन इतना नहीं बोलूंगी, है ना। तो हमें तो, हमारे तो सामने सामने की बात है कि किस तरह से धांधलेबाजी होती है इन सब चीज़ों में, इसलिए आई डोंट बिलीव। होते हैं वो, फेक है, एब्सोल्युटली फेक। कान में लगा होता है सबके, भैया इसको आगे लड़ाई करो, ये टॉपिक पकड़ लो, चलो शुरू करो। अच्छा, सब कुछ फेक है, एवरीथिंग इज फेक। एडिटिंग होती है गानों की बाद में, अब सब सुर में कैसे गा सकते हैं। हाँ, मतलब वो भी ऐसी एग्जैक्ट जैसे किसी सिंगर ने ऑलरेडी पहले गाया, जैसे, हाँ, जैसे रिकॉर्डिंग है, कोक स्टूडियो सुनते हैं आप, रिकॉर्ड होता है बाद में वो, है ना। हर कोई सुर में नहीं गा सकता है भाई, भगवान की देन है सुर। ऐसे थोड़ी सब पे नवाज एक दिन में सबके अंदर आ जाएगा सुर, ऐसे नहीं होता है। कहीं कहीं पे तो बेसुरा हर कोई होगा, नोबडी इज परफेक्ट टुडे। आज के डेट में बड़े बड़े उस्ताद भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं चूकते हैं, हमें पता नहीं लगता। वो बात अलग है कि हमारे अंदर वो उस्ताद ही नहीं है भैया, हम उनकी गलती नहीं पकड़ सकते। वो भगवान के इंसान, भगवान की देन है वो लोग, उनके अंदर कोई गड़बड़ हो गई तो वो अपने आप ठीक कर लेंगे। मगर ये इतने छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल एक भी जगह गड़बड़ नहीं होती, ऐसे कैसे हो सकता है। कोई सोचता ही नहीं अरे कितना बढ़िया गा रहे हैं, क्या कंपटीशन है फिर ये। पहले का सारेगामा देखिए, गलती होती थी छोटी छोटी, इधर उधर कोई तान गड़बड़ हो गई, कहीं से कुछ गड़बड़ हो गई तो लोग बैठे होते थे ठीक करने के लिए। आज कोई गड़बड़ ही नहीं है किसी में, सब परफेक्ट है। ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये सब रिकॉर्डिंग है, ये सब एडिटिंग है, इसलिए आई डोंट वॉच ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आई हैव बीन थ्रू ऑल दीज थिंग्स। मेरा तो इतना अच्छा गाना चल रहा था कि एक दिन पहले मेरा गाना चेंज कर दिया गया। उस टाइम, जिस टाइम हम लोग गए थे 2005 और 4 की बात बता रहे हो। ये बॉम्बे में एक रियलिटी शो हुआ था, हमें नाम 2005 में हुआ था, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। और काफी बड़ा रियलिटी था, वो पहला ही रियलिटी शो था। और रियलिटी शो नहीं था, सारेगामा टाइप होता है ना। और वो हुआ था, और अच्छा खासा, जिसमें सब बड़े बड़े इस्माइल दरबार लोग सब बैठे हुए थे। अब मैंने गाना गाना था कच्चे धागे का, इश्क है पानी का एक कतरा, खाली दिल, शायद सुना आपने, खाली दिल नहीं ये जान भी ये मंगदा, ये गाना था। बहुत अच्छा जा रहा था, सब म्यूजिशियंस भी बहुत खुश, सब कुछ बहुत बढ़िया। एक दिन पहले मेरा गाना चेंज हो गया, मुझे नहीं पता क्यों चेंज हुआ और क्या। आपने रिहर्सल इस गाने की करी है,
हाँ। सडनली? क्यों चेंज हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव समथिंग इन देयर माइंड्स कि किसका कुछ सॉन्ग खराब करना है, किसका ठीक करना है, ठीक है, किसको आगे लेके जाना है, किसकी स्टोरी बनानी है ना, किसकी कईयों की तो स्टोरी बनी हुई होती है, लोग बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आजकल न्यूज़ पे इतनी सारी न्यूज़ आती हैं, 60-100 खबरें सब थोड़ी होती है। न्यूज़ बनाने वाले अलग से आते हैं आजकल, कंटेंट राइटर क्या होते हैं, वही होते हैं। तो नथिंग इज़ रियल, रियल आपके अंदर ही है, जो है वो आप ही हैं। आप ये समझ के चलो सिर्फ मैं असली हूँ, बस। मेरे लिए आप नकली हो, आपके लिए वो नकली है, आपके लिए मैं भी नकली हूँ। आपके लिए आप असली होने चाहिए, बस। मेरे लिए मैं असली हूँ, मैं असल तरीके से रहती हूँ, मैं अंदर से असली हूँ, बस। और मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी और से। कोई जो कहता है कहे, आई डोंट केयर। अनटिल अनलेस मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कोई बात आए या मेरे ऊपर कोई बात है, तब तक आई डोंट, मेरी ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ में, तो मैं क्यों टांग अड़ाऊं? मैं अपने स्पेस में रहती हूँ, अपने जोन में। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अगर कुछ काम भी कर रही होंगी ना, तो मैं कुछ सोच रही होती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं वही काम में अपना मन लगा रखा है मेरा। बर्तन चल रहे हैं तो मैं बर्तन ही मांज रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं गाना चल रहा है, कुछ सोच रही हूँ, अच्छा इस गाने में ये गाना ही चल रहा होता है, इसकी बुराई उसकी बुराई नहीं चल रही होती। यही बात है, गाना ही चल रहा होता है, और ये बहुत अच्छी बात है, टच वुड। मुझे अच्छा लगता है ये सब सोच के कि मैं आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट कि उसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया। अगर कभी ऐसा आता भी है ना दिमाग में, तो मैं अंदर से अपने आप को थप्पड़ मारती हूँ, वापस आओ, ये गलत बात है, ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए, बिकॉज इट विल कम बैक टू मी। ये मैं उसको सोच के उसको फुटेज दे रही हूँ, है ना। अगर जिसके बारे में आप सोचोगे ना, उस तक वो बात पहुंच जाती है, ये पहुंचती है, ये यूनिवर्स है। आप सोच रहे हो बहुत ज्यादा उसके बारे में सोच रहे हो, उसके तक बात पहुंचेगी। आप गलत सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, वो आपके ऊपर है। गलत सोचोगे तो गलत ही आएगा आपकी तरफ, अच्छा सोचोगे अच्छा आएगा। यू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इफ यू स्टे पॉजिटिव। वही फंडा है। ओके, थोड़ा अपने बैंड के बारे में बताइए आप। बैंड में सूफी रागा बैंड का नाम है, और मुझे एक्जीबो इवेंट्स के नाम से स्टार वाइव एंटरटेनमेंट्स करके हैं, वो लोग मैनेज करते हैं हम लोग को। भाई की तरह ही है मेरे वो, ऐसा कुछ बहुत प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं है हम लोग का। और जो बैंड है उसमें 5 आर्टिस्ट हैं हमारे साथ, और उनका अलग से उनका एक बैंड है जिसका नाम जिसमें वो 5 के 5 बजाते हैं, और मेरे साथ साथ जैसे एक तबला है, एक ड्रम्स हैं, कीबोर्ड है, बेस गिटार है और लीड गिटार है। हम लोग सूफियाना कलाम पेश करते हैं, ट्रेडिशनल मेरा रहता है, मगर जो सेटअप है वो फ्यूजन वाला सेटअप है, वेस्टर्न सेटअप है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा इंडियनाइजेशन मेरी तरफ से रहता है, ठीक है। मैं सरगम करती हूँ, आलाप करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन कॉम्पोजिशंस भी हमारी कुछ हटके होती हैं, नॉट लाइक कि आजकल जो चल रही है, नॉट वेरी पॉपुलर, नॉट वेरी अनपॉपुलर ऑल्सो, मिडिल कॉम्पोजिशन होती है। और उसको मैं अपने अंदाज में गाने की पेश करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा थोड़ा जहाँ पर क्लासिकल कुछ डाल सकूँ तो वो मैं चीज़ें डालती हूँ। और रिहर्सल्स होती हैं हम लोगों की हर शो से पहले, और अच्छा है, सबके साथ ट्यूनिंग अच्छी है, सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं और मज़ा आता है उनके साथ काम करके। कैसे स्टार्ट किया आपने ये बैंड? ये बैंड स्टार्ट किया मुझे 1 साल हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे किया आपने, मतलब कहाँ से आपको ये लोग मिले? देखिए, ये काफ़ी लंबी कहानी है, बिकॉज मैंने आपको बताया था ना इससे पहले कि मेरा एक पुराना बैंड था, है ना। तो ये जो मुझे मैनेज करते हैं वहीं से आए थे मेरे पास, और उन्होंने मुझे इस बैंड से इंट्रोड्यूस कराया कि नीता जी आपके साथ ये बैंड रहेगा, आप एक बार रिहर्सल कर लीजिए, देख लीजिए कैसा आपको, क्योंकि आई डिडंट चूज देम, जो मैंने चूज किए थे वो यहाँ पे थे, ठीक है। दे वर नॉट वेरी प्रोफेशनल, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म तब ना मेरे अंदर है, ना मैं चाह रही थी दूसरे, क्योंकि आई वॉन्टेड टू ग्रो विद देम, ठीक है। अगर ऐसा होता है ना कि बैंड में अगर सिंगर बहुत तगड़ा हो और बैंड मेंबर्स एकदम अनप्रोफेशनल हो और बहुत ज़्यादा सीखे हुए ना हो, तो बहुत इम्बैलेंस लगता है। आई वॉन्टेड टू स्टार्ट विद पीपल हु आर माई एज ऑल्सो, प्लस मेरे मेंटालिटी के हिसाब से काम करें, जो मैं चाह रही हूँ मुझे मिले, जो वो चाह रहे हैं मुझसे मैं उनको दे पाऊँ। ऐसा आपका बैंड के साथ वो होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मैं इसलिए वो चाह रही थी, जो मुझे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इतना नहीं मिल पाया, ठीक है। बट आई वॉज डूइंग इट, ऐसा नहीं है कि आई वॉज नॉट डूइंग इट, वी वर ट्राइंग टू वर्क आउट थिंग्स, बट सडनली दे केम इवेंट्स जो उनकी तरफ, तो उन्होंने मेरे को प्रपोज किया कि ऐसे करके हम कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स डू इट। सो वी डिड एक शो हमने सबसे पहले किया था, अभी जनवरी में किया था,
और उसके बाद धीरे धीरे करके 4-5 शोज हुए हैं, बिकॉज हमारा कुछ ऑफ सीजन भी होता है बीच में 3-4 महीने का। नाउ अब शुरू हो जाएंगे हम लोगों के सीजन। अब फेस्टिव सीजन, हाँ फेस्टिव सीजन में शुरू हो जाता है। अब ये पूरा चलेगा फरवरी तक, ठीक है। तो ये उस हिसाब से काम करता है। अच्छा, आपका कोई ऐसा शो है मतलब जो स्टैंड आउट शो है? मतलब सारे स्टैंड आउट होते हैं हमारे, सारे A to Z। आप कोई भी देखेंगे आज तक कोई ऐसा है जहाँ पर मतलब जो मेमोरीज में आप काउंट करोगे ये मेरा दी बेस्ट था और यहाँ से मतलब मजा आ गया आपको वहाँ, बिकॉज क्राउड का कंट्रीब्यूशन वैसा था आपके, तो ऐसा कोई है इवेंट आपके दिमाग में? देखिए क्राउड हमने अभी रिसेंटली तो जो मैंने किया, मैंने आपको बताया, एज जुगलबंदी हमने एक शो किया था, मोरक्को में किया था। वर्ल्ड सूफी फेस्टिवल रहता है वो, जिसमें हम लोगों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। दैट वाज अ काइंड ऑफ अ शो जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं, मतलब किस्मत में नहीं होता है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, वो भी फॉरेन कंट्री में, वेयर यू रिप्रेजेंटिंग। देयर आर फ्यू पीपल हु गेट द चांस एंड वी वर वन ऑफ देम। आपको कैसे मिला वो चांस? हमें अच्छा, क्योंकि हम लोग अच्छे थे, वी वर वन ऑफ अ काइंड बेसिकली। तो ये क्या इनका कोई क्राइटेरिया होता है कि क्राइटेरिया नहीं होता, जैसे आप यू सेंड योर आप अपना प्रोफाइल्स भेजते हैं और उसके बाद उनके पास और भी प्रोफाइल्स आए होंगे, ऐसा नहीं। जिनको वो ठीक, जिनका सितारा उस वक्त चमक रहा है उनको मिल जाएगा, जिनका नहीं चमक रहा नहीं मिलेगा, सिंपल। वो इट्स जस्ट लाइक कि आप कितना यूनिक हैं अपने कॉन्सेप्ट में। ओके, तो मतलब यूनिकनेस के बेस्ड में यूनिकनेस बहुत ज़रूरी है। हम लोग बीइंग अ फीमेल बैंड, हमारा फीमेल बैंड था और हम जुगलबंदी करते थे दोनों, जैसे नूरा सिस्टर्स आपने सुना होगा ना। नूरा सिस्टर्स से पहले हमारा बैंड बन गया था। नूरा सिस्टर्स के वजूद में तो वो थी, लेकिन जब वो पॉपुलर हुई उससे पहले हम लोग का बैंड वजूद में आ गया था। तो दैट वाज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, और वही चीज़ लेकर अब मैं सोलो करती हूँ और वो भी सोलो ही करते हैं। तो अब हम लोग सोलो करते हैं और विच इज़ अगेन उससे और ज़्यादा फ्रीडम है गाने में, और मुझे अच्छा लगता है। मुझे कि फ्रॉम द बिगिनिंग आई वॉज अ सोलो आर्टिस्ट, मैं शुरुआत से ही सोलो किया है मैंने। इट वॉज अ फेज जब मैंने जुगलबंदी को चुना, और जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इंसान की लाइफ में गलतियाँ भी होती हैं, तो वो गलती हो गई थी मुझसे थोड़ी सी बड़ी, और बट आई केम बैक टू माई ओन ट्रैक, आई केम बैक टू सोलो। और ऐसे शोज होते हैं ना जहाँ पर आपको ऑडियंस से ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है कि ऑडियंस रो पड़े, है ना। वो रोने वाला जो हमारा एक फीलिंग हुई थी किसी एक शो में, मुझे याद नहीं है वो कहाँ पे था, मगर पीपल वर क्राइंग इन द एंड। एक बार तो ऐसा हुआ था कि स्टेज पे मेरे पैर छूने आ गए थे। मतलब वो बुजुर्ग थे, पता नहीं क्यों हमने, अरे अंकल जी क्या कर रहे हैं, मतलब पैर छूने के लिए इतना बड़ी चीज़ है हमारे लिए कि किसी के अंदर ऐसी फीलिंग आना कि आप किसी आर्टिस्ट के पैर छू लो, कि मैंने कभी नहीं किया ऐसा, मेरे अंदर नहीं आई। किसी के अंदर अगर ऐसी आ रही तो कितना भगवान के करीब होगा, वही सोचिए, है ना। कितना आउटस्पोकन है कि आप स्टेज पे चढ़ के आर्टिस्ट के पैर छू लो। किसमें हिम्मत होती है? जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो कोई किसी की हिम्मत नहीं होती स्टेज पे चढ़ के। वो अंकल जी आए, उन्होंने पैर छुए हमारे, और वी वर ओवरवेल्म्ड, मतलब क्या बोले, समझ नहीं आया कि हम तो ऐसे बस ऐसे खराब क्या करें, हमने पैर छुए उनके दोबारा। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं लोगों को छू रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम हवा में गाकर चले गए। क्या गया था आपने उससे? गाने तो देखिए यूजुअली होते हैं, वो एनर्जी होती है उस पॉइंट की। गाने सेम ही रहते हैं, गाने ऐसा नहीं है कि हम अलग गा रहे हैं। हम अगर 15 साल से एक ही चीज़ गा रहे हैं तो हम एक ही चीज़ गा रहे हैं, लेकिन वो हर बार कुछ अलग ही होती है, अलग एनर्जी के साथ गा रहे हैं। वो अलग एनर्जी होती है, कभी जमती है कभी नहीं जमती। इतने साल गाने के बाद भी वो कभी जम रही है और कभी नहीं जम रही, इसका क्या मतलब है बताइए। एक ये चीज़ है ना, जैसे हमारी मम्मियाँ हैं, पनीर, शाही पनीर बना रही हैं, 15-20 साल से शाही पनीर बना रही है, एक ही जैसा बना रही है, एक ही टेस्ट है, मम्मी के हाथ का टेस्ट तो ये है। दे हैव अचीव्ड समथिंग। ये टेस्ट एक चीज होना बहुत बहुत बड़ी बात है। ये किसी भी चीज का टेस्ट एक जैसा आजीवन रहना, भगवान है उनके अंदर बसे हुए। हम नहीं कर सकते ये काम। हमारा आज का दिन अलग है, कल का दिन अलग होगा, परसों का अलग होगा। एक जैसा रूटीन रखना, मेरे नाना जी थे, मेरे नाना जी एक जैसा रूटीन रखा है उन्होंने जिंदगी भर। वो 6 बजे करीब खाना खाते थे, मसूर की दाल होती थी उनकी, एक बड़े से डोंगे में मसूर की दाल लेते थे, रोटी लेते थे, सब्जी लेते थे, दही खाते थे वो 6 बजे करीब, बस।
और सुबह उठ के नाश्ता करते थे और रात को खाना नहीं खाते थे। वही 5-6 बजे उन्होंने अपना डिनर, ये क्रिया चीजें मैंने उनकी देखी है बचपन से। अभी लास्ट ईयर ओनली ही पास्ड आउट, और तब तक वो यही कर रहे थे। इस एक रूटीन को फॉलो करना मैंने उनसे सीखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चाहकर भी नहीं कर पाती हूँ, बहुत मुश्किल से। जैसे ही मैंने करना शुरू करती हूँ ना, मेरे अंदर एक अजीब सी एनर्जी आने लग जाती है। आप भी कोशिश करना कभी, कोई भी एक रूटीन हो, भले डेली पानी पीने का रूटीन क्यों ना हो। इसको चलिया बोलते हैं, आपको मालूम है? चलिया मतलब चिल्ला बोलते हैं। जैसे कोई भी, ये ह्यूमन नेचर होता है एक तरह से। ह्यूमन नेचर में अगर कोई भी एक आदत आप 40 दिन तक कर लें, ह्यूमन नेचर में कोई भी आदत अगर आप 40 दिन तक कर लेते हैं तो वो आपकी आदत नहीं रह जाती, वो आपकी ज़रूरत बन जाती है। कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, 40 दिन तक सिर्फ सुबह 6 बजे, टाइम आपको नोट करना है, 6 बजे उठकर पानी पीना है आपको गर्म, 40 दिन तक पी लो। 41वें दिन आपको अपने आप लगेगा कि अरे कुछ छूट गया यार, वो नेचुरल है। लेकिन 40 दिन तक करना बहुत मुश्किल है। हम लोग रियाज करते थे, इसको चिल्ला बोलते हैं। चिल्ला या चलिया भी बोलता है कोई चलिया। हाँ, तो ये 40 डेज का होता है, जिसमें आपको एक टाइम पे उठकर रियाज करना होता है। और उस 40 दिन में आपको एक भी दिन नागा नहीं करना है, ठीक है? अदरवाइज वो इफेक्ट गलत हो जाता है आपके ऊपर, वो कुछ गड़बड़। आपने भगवान की उसमें पूजा करनी है, दिया जलाइए और अपना रियाज करना शुरू कीजिए। मान लीजिए अगर मैंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शुरू किया, 4:30 बजे में बैठ गई, नहा धो के अपना भगवान में दिया जलाया, 4:30 बजे बैठ गए, वो जो इफेक्ट आपके गले में आएगा ना, वही इफेक्ट है आज हमारे गले में। ये हमने किया है 1-1.5 महीने, 2-4 महीने, जितना भी 40 दिन आपने बोला, मैंने बोला 40 दिन हमने ये रियाज किया है। और इसका इफेक्ट मैं आज देख रही हूँ, अब नहीं हो पाता हमसे। कोई ऐसा रूटीन फॉलो करना चाहे ना, बड़ा मुश्किल है। जो लोग ये कर रहे हैं, एक ही टेस्ट लेकर आ रहे हैं हर एक बार, वो कुछ तो अचीव किया उन्होंने। क्या है वो चीज, वो एनर्जी क्या है, वही ढूंढना है। ये जो मेरे दिमाग में 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला तो ये जो आपने एनर्जी वाली बात करी थी कि हम एक ही गाना हर बार ही गा रहे हैं, बट किसी मोमेंट में ही वो टच हो पा रहा है, कनेक्ट हो पा रहे हैं लोग उससे। ये मे बी इसीलिए क्योंकि लोग वहाँ के वो वाली एनर्जी कैरी कर रहे हैं, मे बी ये। जो दूसरा है कि आप सूफी की तरफ इसीलिए गए क्योंकि आपके आसपास भी लोग वैसे ही थे, मे बी। लाइक जैसे आपने अपने नाना जी का एग्जाम्पल बताया। देखिए, इसका मैं क्रेडिट देना चाहूंगी, शायद देवभूमि से बिलोंग करते हैं, है ना, तो भगवान की थोड़ा अंश रहता है हम लोगों के अंदर। मुझे ऐसा बिलीव है कि भाई हम लोग थोड़ा सा ज्यादा कनेक्टेड हैं भगवान से एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये हम अंदर से, मुझे ऐसा फील होता है, एंड आई बिलीव इट। फील हो रहा है तो बिलीव कर लो, कोई बुराई नहीं है। अल्मोड़ा से। तो मैं अल्मोड़ा से हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज में हमें भगवान के साथ तरफ ही ले जाया जाता था। भगवान करेंगे, अरे भगवान के भरोसा रखो, भगवान पे रखो, कुछ तो है, भगवान 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 बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो इसलिए हमारा कनेक्शन है, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, एनर्जी ट्रांसफर तब होती है जब आप खुद उस चीज को दें। उस पॉइंट पे ऐसा भी हो सकता है कि हमें ही ना फील हो रहा वो गाना, ठीक है भाई, हारमोनियम ढंग से नहीं बज रहा, या तानपुरा, या साउंड ही अच्छा नहीं है आज, ठीक है, साउंड में जो बात होती है ना, वो अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब हमें अपनी आवाज नहीं सुनाई दे रही, स्टेज पे बहुत कुछ चीजें होती है, तो वो एनर्जी नहीं उठ के आ रही है। तो जब वो एनर्जी उठ के ही नहीं आएगी स्टेज पे, तो हम सामने ट्रांसफर कैसे करेंगे? तो ट्रांसफर ही नहीं होगी तो उनको क्या समझ आएगा? ऐसे मेरे साथ ऐसे काफी होता है, जैसे नहीं हो पाता, बाकियों को तो हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि अरे मैम बहुत बढ़िया गया, ये तो गाना ऐसा गया था। लास्ट ही शो में हमने कुन फाया कुन गाया था। मतलब वन ऑफ द म्यूजिशियंस सेड कि मैम इस बार तो आंखों में आंसू आ गए मेरे बजाते हुए। मुझे वो गाना इतना भी फील नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। रिहर्सल में मुझे बहुत मजा आया था उस गाने को गाते हुए, लेकिन उस दिन वो गाना मुझे नहीं फील हुआ। सामने वाला, मुझे नहीं पता, अभी तक नहीं पता क्यों नहीं मुझे फील हुआ, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो गा के भैया उन्होंने बजाया वो चीज। ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स था? ऑडियंस को तो अच्छा लग रहा था, ऑडियंस को सब अच्छा लगा। ऑडियंस की फरमाइश थी वो, उनको अच्छा लगा, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं था। मगर एक सिंगर की सेटिस्फैक्शन होती है कि मुझे फील नहीं हुआ वो गाना जितना मुझे होता है यूजुअली। मुझे नहीं अच्छा लगा, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगा।
आपके लिए क्या बेस्ट रहता है कि मतलब आज मैंने बहुत अच्छा गाया, आज मतलब जब मेरे सुर अच्छे लगते हैं मुझे, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आज मैंने बहुत अच्छा गाया तो लगता है, मगर जब आप उसको सुनते हैं ना बाद में तो ऐसा लगे यार मैंने सोचा था मैंने बहुत अच्छा गाया, ये तो मैंने बहुत ही बेकार गाया, सुर ही नहीं लग रहे। तो इसीलिए मैं कभी नहीं सोचती आज मैंने बहुत अच्छा गाया। अच्छा, क्योंकि कुछ नहीं पता, स्टेज की एनर्जी अलग होती है विशाल जी। स्टेज में आपको सब अच्छा लगेगा, किसी स्टेज पे साउंड ऐसा जबरदस्त होता है कि आपको, आप सा भी लगाएंगे तो हा जन्नत मिल गई ऐसा लगता है। ओके। और जब उतरेंगे तो ऐसा लगेगा मैं तो सुर में ही नहीं था, ये तो कुछ भी हो सकता है स्टेज। तो ये स्टेज पे चढ़ने की बात अलग होती है और स्टेज के बाद उतरने के बाद जब आप रिकॉर्डिंग सुनते हो ना, वो बातें अलग होती हैं। तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि आप अपने आप को रिकॉर्ड किया करो, रिकॉर्ड करके सुना करो। तो वो मैं भी जब भी कोई नया गाना करती हूँ पहले अपने आप को रिकॉर्ड करती हूँ, देखती हूँ कितना पका हुआ आ रहा है वो गाना। पकना बहुत जरूरी है, कोई चीज़ जब तक पकी हुई नहीं होती ना तब तक, जैसे खाना पकता है ना वैसे ही गाना भी पकता है। हम लोग ऐसे नहीं गाते हैं कि आपने एक दिन सुना अगले दिन आपने परफॉर्म कर दिया, नहीं। मुझे मेरे हस्बैंड ने अभी आने से पहले बोला था एक गढ़वाली कुमाऊनी गाना करके चले आना। मैंने कहा ऐसे थोड़ी हो जाता है, गढ़वाली बटन लगा हुआ है, गढ़वाली शुरू करो कुमाऊनी शुरू करो। मैंने कहा सोचना पड़ेगा कौन सा गाना है, क्या गाना है, लिरिक्स क्या है। ना मुझे गढ़वाली आती ना कुमाऊनी आती, कुछ फंबल हो गई कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कोई प्रेजेंटेशन थोड़ी है जो बना के प्रेजेंट करनी है। तो ये सब चीज़ें बहुत सोच समझ के करना, मैं करती हूँ बहुत सोच समझ के। आजकल लोग हैं जो ऐसे ही भी कर देते हैं, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। आई डोंट डू थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ठीक है, जैसे मैं अगर संगीत भी करूँगी तो उसमें भी मैं कुछ अपने आप को सेटिस्फाई, मुझे पता है कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रही है, मैं इसीलिए उसको कर रही हूँ। इसीलिए नहीं कर रही कि मुझे करना ही है यार, छोड़ो यार हो गया। दिमाग लग रहा है उसमें ऑब्जर्वेशन लग रही है, सा लग रहा है तो सा को किस तरह से और बताना है और किस तरह से लगाना है कि मेरे गाने को इम्प्रूवमेंट मिले। और ये इम्प्रूवमेंट आपकी अनंत है, इसमें मैं कभी ऐसे नहीं कह सकती कि मैंने अचीव कर लिया भैया मेरे को आ गया गाना, नहीं ऐसा नहीं है। जिस दिन आप ये बोल दोगे उस दिन आप खत्म हो। आप उत्तराखंड से हो, कभी आपको ऐसा फील नहीं है कि सूफी वाला गाना उत्तराखंडी लैंग्वेज, गढ़वाली लैंग्वेज, कुमाऊनी लैंग्वेज? बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया है। मेरे को पिछले 2 सालों में यही आ रहा है कि कोई, मैंने बोला भी है एक दो लोग को कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती है, तो मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह से इसको मैं करूं। जब मैंने छोड़ा था अपना बैंड छोड़ा था, सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया था कि गढ़वाली सूफी हो या कुमाऊनी सूफी हो तो मज़ा आ जाएगा, मगर ना दोनों लैंग्वेज आती मेरे को। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई मुझे लैंग्वेज नहीं आती है, तो मैं फील कैसे करूंगी वो गाने में। फील एक पढ़ को मैं पढ़ भी लूंगी, लेकिन कोई बनाने वाला तो मिले कि हाँ कोई मुझे लिरिक्स दे। और मैंने 1-2 से बात भी की थी, लेकिन वो बात वहीं की फिर वहीं रह गई, फिर वो आगे बढ़ी नहीं वो बात। तो इन फ्यूचर आई एम श्योर कि मैं कुछ ऐसा सोच तो नहीं हूँ करने का। अच्छा है, अच्छी चीज़ आपने याद दिला दी मुझे दोबारा, मैं उनको दोबारा मैसेज करूंगी कि क्या हुआ। याद आती है कि भैया सब कुछ करो फिर आओ, है ना। तो वो सब कुछ किया है मैंने, आज भी कर रही हूँ, लेकिन जो एक इंटरेस्ट सबसे ज्यादा जो सूफी में आता है ना, वो किसी और चीज में आता नहीं है। करती मैं सब कुछ हूँ, गाती मैं सब कुछ हूँ। सूफी को हम ड्रेस कोड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले आपकी अपीयरेंस है। आजकल तो अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। और कुछ लोग सूफी, देखिए कुछ लोग तो सूफी बिल्कुल एक्सटेंड में लेके चले जाते हैं, एकदम एक्सट्रीम में, ये भारी भारी कपड़े, भारी भारी मालाएं वाले। कुछ लोग एकदम ही फकीर टाइप के बन जाते हैं। ये 2 चीजें रहती हैं। तो सूफी में ये 2 कल्चर है, अभी तक 2 कल्चर है, या तो बहुत ड्रेस्ड अप या बिल्कुल ही भिखारी टाइप। नॉर्मल को सूती कपड़े, सूती की साड़ी, कॉटन साड़ी और वो गले में वैसे रुद्राक्ष टाइप की माला, हो गए सूफी। वो इंडियन सूफी हैं, जैसे मीराबाई भी सूफी मानी जाती हैं, कबीर दास सूफी माने जाते हैं, तो वो इंडियन वाले सूफी हो गए। और वो जो वो उस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ से इस्लाम से ही सूफियाना चीज़ है, तो वो उस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। हैवी कपड़े, हैवी क्लोथ्स, हैवी मेकअप, और वो एक्स्ट्रा जो चीज़ होती है वो वहाँ से आती है। मगर हमारे इंडियन सूफी में बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी है। अगर वो गढ़वाली सूफी हो तो कैसा होगा? गढ़वाली सूफी सबसे पहले तो टोपी आएगी। मुझे बड़ा मन करता है आज की टोपी, वो वाली टोपी पहनने का। आपका मैं पिछौड़ा जैसे गोल वाली हिमाचली टोपी, हिमाचली नहीं जिसमें वो लगा हुआ है, उत्तराखंडी जो टोपी, उत्तराखंडी नेहरू टोपी, हाँ वो वाली, वो टोपी और पिछौड़ा
गढ़वाली कुमाऊनी दोनों चीज दिखनी है। पिछौड़ा पहन के, पिछौड़ा तो मैं किसी के साथ भी, पहुंची पहन लेती हूँ मैं, कभी कभी मैं पहन लेती हूँ, गुलबंद पहन लेती, पहन लिया, ये सब कुछ पहन लिया, घाघरा पहन लिया, जो क्या बोलते हैं उसको, मेरी मम्मी के पास है, वेलवेट का आता है एक घाघरा, है ना, रंगवाली पिछौड़ा हो गया, ये सब पिछौड़ा, ये यू विल लुक लाइक अ कुमाऊनी प्लस सूफी। ऊपर से आप अपने आप को वैसे ही रखो, सूफियाना स्टाइल, बड़ी बिंदी लगा लो, ठीक है। मैं इतना पता नहीं, मेरे को अपीयरेंस मैं नहीं लगती हूँ, आपको मैं देख के लग रही हूँ सूफी? अभी तो नहीं लग रहे। इससे पहले मैंने जो ड्रेसअप सोचा था ना, वो बिल्कुल सूफी सोचा था कि मैं ये पहन के जाती हूँ, छोड़ दिया मैंने, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। और ये हमेशा मेरे साथ होता है, कहीं मैं जाऊं तो नहीं, सिंपल यार, सिंपल छोड़ो यार, इतना क्या करना है, सिंपल बन के। मेरा बेटा कहता है मम्मी ऐसा लग रहा है कि तुमने घर के कपड़े पहने हैं वीडियोज में। मुझे इतना सिंपल रहना पसंद है, बिल्कुल सिंपल रहो और सिंपल के हिसाब से चलो। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग नहीं लगता बेकार का फालतू, वहां दिमाग लगाने से अच्छा तुम अपने काम में दिमाग लगाओ एज कम्पेयर टू। अब वो है, वही बहुत अच्छा है, गाना जीरो हो गया, लद के बैठे हैं एकदम गहने वहने पहन के और सा भी नहीं लग रहा है स्टेज पे, वो भी ठीक नहीं है ना। तो एटलीस्ट आपकी अपीयरेंस, बिल्कुल देखे, भरे पड़े हमसे पूछ रहे हैं, बिल्कुल भरे पड़े हैं एकदम, उनकी तादाद तो इतनी है कि आप गिनते थक जाएंगे। तो देखते पहचान जाते होंगे, तो सुनते पहचान जाते, देखते नहीं पहचाना जाता आजकल, देख के कोई नहीं पहचाना जाता। इंसान जब तक बात नहीं करोगे तब तक नहीं पहचाना जाएगा मेरे हिसाब से। तो आंखों से पहचाना जाता है, शायद औरतों में एक सिक्स सेंस होती है, आंखों से पहचान जाती है सामने वाली की नीयत क्या है, आंखों से पहचानी जाती है चीजें। और चीजें इसलिए भी पहचानी जाती है कि अब मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे समझ आ जाता है कि अगर ये हैं तो ये कितने पानी में है। जैसे मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी देख के पहचान जाते थे कि इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें कि नहीं है, इसमें है। तो ये भी एक आर्ट होती है कि लोगों को देख के पहचान जाना, यार ये तो कुछ है यार, और ये कुछ भी नहीं है। और कभी कभी उल्टा हो जाता है, छाप तिलक यही तो इस्तेमाल होता है। यू शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका मतलब यही है कि आप देख के ये तो बेकार है, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप उससे बात करते हो तो वो इतना इंटेलेक्चुअल निकलता है कि आप अपना जो सोच के आए हैं कि भैया मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, आप सब भूल गए। तो अपीयरेंस मैटर करती है। आजकल शोबिज की दुनिया है, जो दिखता है वो बिकता है, यू कांट हेल्प इट। मगर उसके बीच में आपका टैलेंट कहीं भी आपको वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि आफ्टर जो आप सस्टेन आपकी अपीयरेंस को वही करेगा। अगर आप बैठ गए स्टेज पे सुंदर बन के, बढ़िया बन के, ऑडियंस देख रही है आपको, उनका आंखों को आप बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने गाना गाया भाई क्या है, तो बेकार है, चलो। सस्टेन आपको आपका टैलेंट ही करता है। रियाज करिए, गाना अच्छे से सुनिए, गाना अच्छे से गाइए, फिर तैयार होके चढ़ो तो फिर तो बात है, चलो कुछ गा रहे हैं। ये हवाबाजी अच्छी नहीं लगती। ऐसे हैं कुछ सूफी गाने जो इंस्पायरिंग होंगे और उन्हें आप अपने बच्चों को सुनाते हो? बच्चों को तो या फिर अपने नोन में या फिर लविंग वंस में किसी को? देखिए, जो आजकल जो सूफी चल रहे हैं ज्यादा इंस्पायरिंग ही होते हैं, सारे इंस्पायरिंग होते हैं, सारे इंस्पायर। जिसको आप, जिसका मतलब समझ गए वो इंस्पायरिंग है। सूफी म्यूजिक के अंदर एक हिडन मीनिंग है, ठीक है। एक आपके आगे प्लेट पे नहीं रख देंगे लाके। अब आप वो वाला गाना सुनिए, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, बहुत शराबी वाला गाना है ना, नहीं है, ठीक है। ये शराब की बात क्या हो रही है, जो मैं का प्याला किसकी बात हो रही है, जिंदगी की बात हो रही है, मोह माया की बात हो रही है कि जो मेरा जिंदगी का जो प्याला है, जिसमें मोह माया का जो तुमने शराब डाली है, और ये जो मैं जिस फितूर में हूँ, इसी के आगे पीछे दौड़ रहे हैं हम। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबत बचा ना कोई। मतलब आपकी रियलिटी और एक्सपेक्टेशन के बीच में ही हम पिस रहे हैं, ठीक है। हम चाहते कुछ है, होता कुछ है, इसके बीच में हम लोग पिस रहे हैं। तो ये रियलिटी आपको तभी पता लगेगी जब आप समझेंगे उस चीज को, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा। एवरीथिंग इज इंस्पायरिंग। आप कबीरदास जी का कोई भी दोहा उठा लीजिए, है ना, वो आपको समझ रही क्या है, माया मरी ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मतलब माया भी मर गई, माया ना मरती ना मन मरता है, शरीर मर जाता है, लेकिन ये लोभ, माया, ये चाहिए वो चाहिए, ये सब नहीं मरता है। कितने बूढ़े लोग आपने देखे होंगे जो आज तक ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बेटा ये वाला फोन दे दो, बेटा वो कर दो, बेटा ऐसा कर दो। क्या जरूरत है, मतलब आप मस्त रहो,
मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको जो है भगवान ने जितना दिया है उसमें खुश रहना बहुत ज़रूरी है, तभी वो और देगा। मांगने से नहीं मिलता कुछ, भगवान से तो स्पेशली। 5 ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप अपने लाइफ से सीखे हो एज वेल एज वो आपने अपने टीचर से भी सीखा? सबसे पहले तो मैंने अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग सीखा है कि सही वक्त पे सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी लाइफ बिगाड़ भी सकता है और आपकी लाइफ को सही भी कर सकता है। इन केस आपने गलत डिसीजन ले लिया तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उसको ठीक कैसे करना है। यू शुड हैव द गट्स कि आप वापस जीरो से शुरू कर पाओ, वापस मुड़ पाओ। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि चैलेंज बहुत एक्सेप्ट करना। चैलेंज जो आपके सामने, किसी भी अपॉर्चुनिटी से डरना नहीं है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, पतली हो, ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई स्टैचर नहीं है आपका कि आप ये काम ना करो, वो काम ना करो, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो आपको लेनी है इन एनी केस। और ये सबके लिए है। बचपन से जो बच्चे सीखते हैं, वो जो गाते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने उस बैंड में भी गाया, हल्द्वानी में। वो तब शादी थी, तो वो शादियों में वो चलता है ना, जिसमें एक सिंगर रहता है और बैंड चलता है, टट 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 टट, वो गाना भी चलता रहता है और सिंगर गा रहा होता है। तो मैंने वो माइक लेके भी गाना गाए हैं। तो मैंने वो भी नॉट फॉर मतलब पैसों के लिए नहीं गाए हैं, लेकिन मेरे शादी थी रिलेटिव्स की, तो मैंने वो भी किया। अगर मैं सिंगर होती तो अरे ये सब मैं क्या गाऊंगी, छोड़ो, ये मेरे को नहीं गाना ये सब। आई हैव डन दैट ऑल्सो। तो और ये इसके अलावा हमने पैसे देकर भी गाना गाया है। हमने खुद पैसे दिए हैं कि अच्छा ये लो 100 रुपये, आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा प्लेटफॉर्म के लिए। क्योंकि वो प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। अचानक से आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। तभी हम लोग इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जा पाए। हमें हेजिटेशन नहीं होती है। लाखों लोग बिठा दो हमारे आगे। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हम गा चुके हैं। हम लोग बड़े बड़े, मतलब अब 10-12 हज़ार तक की ऑडियंस है, उसमें हम लोग कर चुके हैं परफॉर्म। मैं तो अकेले भी किया है। तो आपको हेजिटेशन नहीं होती है जब आप ऐसी छोटी छोटी जगह पे गाना शुरू करते हो। इट्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद दिस। छोटा छोटा शुरू होता है। बूंद बूंद सौ घट भरे, टपकत रीतो होए। बोलते हैं बूंद बूंद से ही आपका जो घड़ा है वो भरता है। दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ कि ज़्यादा ना लोगों को सुनना नहीं है, ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी। ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। अपनी लाइफ में खुद खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर से ये चीज़ निकालनी है आपको कि मुझे दूसरों की खुशी के लिए काम करना है। आपको सबसे पहले अपनी खुशी देखनी है। मैं खुश तो सब खुश। अगर मैं दूसरों की खुशी देखती रहूंगी तो मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगी। तो ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है कि मुझे अपनी खुशी के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी खुशी के लिए मैं गा सकती हूँ, अपनी खुशी के लिए मैं पढ़ा सकती हूँ। मेरी ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे खुशी चाहिए, जिनसे मुझे मिलती है। तो ये 2 चीज़ें मुझे करते रहनी है ज़िंदगी भर। इससे मैं खुश रहूँगी। ये चीज़ मैंने, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर एक किसी के लिए बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। चौथी चीज़, अभी इतनी 5 तुमने पूछ ली यार, 5 कहाँ से, 3 ही समझ आ रही है मुझे तो अभी। आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हो जो आपने अपने टीचर से सीखा है। अच्छा, टीचर से सीखा है मैंने प्यार करना। किस तरह से आप सामने वाले इंसान को की अच्छाई ढूंढ सकते हो। मतलब हर चीज़ जैसे अप्रिशिएट कर सकते हो। अप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं अपने बेटे को भी सिखाती हूँ कि बेटा हर चीज़ के अंदर बुराई नहीं ढूंढनी। अरे मम्मी कितना गंदा है, मैंने कहा ये भी तो देखो कितना अच्छा है। उसके अंदर क्या अच्छाई है वो भी देखनी है आपको। आपकी क्लास में कोई बच्चा आपसे नहीं बात कर रहा है, लेकिन कभी कभी उसने तुम्हारी हेल्प की है, तो उस चीज़ को याद रखो कि उसने कब हेल्प की। क्या वो चीज़ याद रखोगे तो तुम्हारे अंदर से वो जो बुरी वाली चीज़ें वो हटती जाएंगी। तो मैंने ये चीज़ अपने गुरुजी से सीखी है कि आप चाहे कोई भी हो, उसके अंदर आपने भगवान कैसे ढूंढना है। अच्छाई क्या, अच्छाई भगवान है, बुराई शैतान है। तो आपने सामने वाले के अंदर का भगवान ढूंढना है। भगवान सबके अंदर है ना। जैसे कपड़े के अंदर की हम रुई जो होती है वो समझ नहीं आती हमको, वैसे ही इंसान के अंदर जो परमात्मा बसा हुआ है वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो ऐसा घुला मिला हुआ है कि आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। वही बुलवाता है, वही बोलता है। हम यहाँ बैठे तो वो उसी की मर्जी से बैठे हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए। और लास्ट चीज़ यही है मेरी कि आप अपने आप से खुद कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो भी करवा रहा है भगवान करवा रहा है। तो जो भी आप अर्न करते हो आज की डेट में, समर्पण की भावना रखनी है कि उस तक ही चला जाए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ।
और वो नेगेटिव भी आपके साथ हो रहा है तो वो भी किसी चीज के लिए अच्छे के लिए हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी की तरफ चला जाएगा। आप तो पॉजिटिव हो, आपके साथ भले ही कोई आपको बुरा सुना के चला गया, कोई गलत बात बोल के चला गया, आपने तो उसके अंदर की अच्छाई देख ली, नहीं यार ये अभी तो इसका मूड खराब है लगता है, एक कल तो अच्छे से बात कर रहा था मेरे से, आपने देख ली ना उसके अंदर, आप क्लियर हो। वो सामने वाला जो कर रहा है उससे आपको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा ना कि आपका जो माइंड है वो बहुत क्लियर रहेगा। जब माइंड क्लियर रहता है तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड। जब सॉर्टेड होती है तो आपका ध्यान आपके काम में लगता है, वरना ये फालतू चीजों में लगता रहता है, ये कौन कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ऐसे पहनो वैसे पहनो। मेरा मन कर मैं अपने बाल लाल करा लेती हूँ, मेरा मन करता है मैं ब्लू मैं करवा लेती हूँ, भले पूरी दुनिया को अच्छा लगे ना लगे, मुझे अच्छा लगना चाहिए बस। अभी मेरा एक शो था, मैंने उसमें लाल बाल करवाए थे अपने, देखे मैंने और मैंने स्टेज पे बोला भी था गाना गाने से एक पहले, एक कोई गाना था झूम झूम करके एक गाना है जिसमें मैं ते मेरे वर्गियां की खुद को लो शर्माना करके है, कि मैं तो अब मेरे जैसी हूँ, मुझे अपने आप से क्या शर्माना। तो तब मैंने बोला भी था मैंने आज लाल बाल करवाए हैं, कभी मैं ब्लू भी करवा लूंगी, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करूंगी, मैं सामने वाले के हिसाब से नहीं जाऊंगी। उसको तो आज जो अच्छा लगेगा कल वही चीज बुरी लग जाएगी, वो तो दूसरों के हिसाब से चल रहा है ना, मैं अपने हिसाब से चल रही हूँ। तो दिस इज मेरी जो लाइफ का जो सार है वो यही है, ये खुद के लिए जियो, खुश रहोगे, अपने आप बाकी सब अपने आप चल जाता है, भगवान है ना ऊपर, सबका ख्याल रखता है, पैदा किया तो वही अपने पास लेके जाएगा। इट्स अ जर्नी, उसने ऊपर से नीचे छोड़ दिया आपको, अब चल 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 के वापस ऊपर ही जाना है, उसी के पास तो जाना है। अब वो उसमें आप क्या करते हो, देखिए इंसान इसी चीज के ऊपर डिफरेंशिएट हो जाता है। सिचुएशन सबकी लाइफ में अच्छी आती है, सबकी लाइफ में बुरी आती है। 10th में नंबर बहुत बच्चों के कम आते हैं, कुछ होते हैं जो सुसाइड करते हैं। हाँ। आपकी चॉइस आपको बनाती है, आपकी चॉइस आपको बनाती है, यू आर अ गुड पर्सन और अ बैड पर्सन। ये बचपन से सिखाना बहुत जरूरी है कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, आप अच्छे और बुरे में फर्क कर सकते हो कि नहीं कर सकते। बस आप बुराई नहीं खत्म कर सकते इस दुनिया से। मेरा बेटा आज बाहर खेलने जाता है, उसमें शैतान बच्चे भी हैं, ठीक है, घर वाले कहते हैं शैतान बच्चों के साथ मत खिलाओ, मैंने कहा कब तक नहीं खिलाओगे, उसको ये समझाओ कि ये बच्चे अगर ऐसा कुछ कहेंगे तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, मेक हिम अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि आगे जाके पूरी दुनिया में बुराई ज्यादा है, एक कलयुग की तरफ जा रहे हैं हम लोग, बुराई है। मेरा तो मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय चली जाऊं मोक्ष, जब बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए बैठी हूं मैं यहाँ पे, सही बता रही हूँ आपको। अगर मेरे मन में आए तो मैं तो चली जाऊं ऊपर, अपना बढ़िया एकदम कुटिया वुटिया में रहना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुटिया में बैठो, बच्चा है, फैमिली है, तो एक गृहस्थ में होता है तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझको निभानी है। एक बार वो निभ गई, मैंने छोड़ देना सब कुछ, ये मेरे वो ना सुन ले जो मुझे मैनेज करते हैं कि बेटा हम तो इतना कुछ कर रहे हैं इनके लिए और ये सोच रही है हम छोड़ छाड़ के चले जाएं मैं तो अपने हस्बैंड से भी कहती हूँ यार कभी प्लान करो यार, जाना है ऊपर, खत्म करो फटाफट इसको, जल्दी जल्दी बड़ा हो और ये अपने हिसाब से लगे, अपने आप जाओ। मैं बच्चे से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, बच्चों से भी नहीं करना चाहिए। क्यों करना है बच्चे से एक्सपेक्ट, पेरेंट्स तो आजकल बहुत कर रहे हैं, नहीं करना, मैं नहीं करती। मैं इसको साफ बोला है कि आप बेटा, मैं तुम्हारे लिए, पापा आपके लिए, हम दोनों तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इस एज तक तुम्हें इतना पैसा मिल जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बस मुझे ना तुमसे कुछ चाहिए ना तुम्हारे पापा को तुमसे कुछ चाहिए। तुम देखो तुम्हारी लाइफ, तुमने किससे शादी करनी है नहीं करनी है, योर डिसीजन, नॉट माई डिसीजन, योर लाइफ। हम लोग अपनी लाइफ जिएंगे, मैं आज भी अपनी लाइफ जीती हूँ, मुझे बहुत अच्छा, मैं उसको बहुत इंडिपेंडेंट बनाया, अपना काम खुद करो, डांटती हूँ खुद काम करो, क्योंकि मैं कल को नहीं होंगी, मुझे इधर उधर जाना है, तो आई हैव टू प्रिपेयर हिम ना, कि कम से कम वो अपना नहा धो के तैयार तो हो जाए। तो ये इतना इंडिपेंडेंट बनाना, अभी तो 9 साल का ही है बेचारा, लेकिन फिर भी 9 साल के बच्चे तो बहुत कुछ करते हैं। कितना, आई डोंट कंपेयर हिम, वो गुस्सा हो जाता है वो कंपेयर कर रहा है मेरे को, तो मैं कंपेयर नहीं करती, लेकिन मेरे जहन में है कि भैया 9 साल का बच्चा ये सब कर सकता है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा करूंगी पुश तो ये करेगा, क्योंकि कर सकते हैं बच्चे। तो यही चीज है कि आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहोगे अगर मस्त रहोगे, बस यही है मेरा जिंदगी का सार। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने लविंग वंस के साथ। तो मिलता हूँ आपको इसी तरह के पॉडकास्ट के साथ। टिल देन, नमस्कार। नमस्कार।